आंख खुली तो खुद को उस सन की कॉलेज ब्यूटी के बिस्तर पर पाया। ऊपर से हाथ पैर जंजीरों में थे, चारों कोनों से बिस्तर पर बंधा था। मुझे संभलने तक का मौका नहीं मिला। चुप रहा, फिर भी उसने जबरन चूम लिया। पानी भी उसी के मुंह से पीना पड़ा, बस इसलिए कि कॉलेज की परीक्षा में मैं प्रथम आया था और उसे दूसरे स्थान पर धकेल दिया था। उसने एक घूंसा मारकर मेरी हालत खराब कर दी। फिर मुझे उसका बॉयफ्रेंड बनने को कहा और लोगों से हॉस्टल में घुसकर मुझे बंधवा लिया, जियांगचेंग यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में। मैं खिड़की के पास सिर रखकर आराम से सो रहा था, तभी हाई हील्स की टक टक सुनाई दी और आवाज लगातार पास आती गई। मेरी नींद हल्की थी, इसलिए बहुत चिढ़ हुई। मैं नाराज होकर सिर उठाने लगा। शिकायत भरे लहजे में बोला, कौन है? पता नहीं, लाइब्रेरी में चुप रहना चाहिए। बड़ी मुश्किल से थोड़ी देर सो पाया था, 10 मिनट भी नहीं हुए और जगा दिया। सिर उठाते ही सबसे पहले दिखी काले रंग की हाई हील्स, काली स्कर्ट के नीचे लंबी गोरी टांगे, फिर दिखा बर्फ जैसा ठंडा चेहरा जिससे मानो ठंडक निकल रही थी। जियांग लेंग्यू ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे बुलाया। उसका आक्रामक अंदाज देखकर मैंने भौहें सिकोड़कर पूछा, मुझसे क्या काम है? मैं उसकी आंखों में घूरता रहा। ठंडी थी मगर उस नाजुक चेहरे में अजीब सी पहचान थी। लग रहा था कहीं पहले देखा है। जियांग लेंग्यू ने मेरी बात अनसुनी कर दी। मासिक परीक्षा में मेरा पहला स्थान छीनने वाले टॉपर तुम ही हो। इतना सुनते ही मैंने सामने खड़ी लड़की को पहचान लिया। तभी तो चेहरा जाना पहचाना लगा, मानो कहीं देखा हुआ था। यह तो कॉलेज की मशहूर मिस जियांग थी, जियांग लेंग्यू, जो प्रवेश परीक्षा की टॉपर थी। कम उम्र में पढ़ाई में अव्वल और खूबसूरती में भी बेमिसाल। सबसे बड़ी बात, जियांग परिवार बेहद रसूखदार था। सामने गुस्से से खड़ी जियांग लेंग्यू को देखकर मैं भी खड़ा हो गया, सीना तानकर। तो मैंने उसका पहला स्थान छीन लिया था, इसीलिए वह झगड़ा करने आई थी। हाँ, मैं ही हूं, कोई दिक्कत? मैं उठ खड़ा हुआ और बिना डरे उस अमीरजादी से आंखें मिला लीं। आखिर अब मैं भी जियांगचेंग यूनिवर्सिटी में मशहूर था, रोब में तो बिल्कुल नहीं हार सकता था। मुझे मानते देख जियांग लेंग्यू के चेहरे की ठंडक अचानक गायब हो गई। उसकी जगह एक अजीब मुस्कान आ गई। मुझे लगा अब यह अमीरजादी हंगामा करेगी, मगर जियांग लेंग्यू ने मुस्कुराकर हाथ उठाया, अपनी पतली उंगलियां फैलाईं और सीधे मेरी ओर इशारा किया। हुक्म भरे अटल अंदाज में उसका लहजा बड़ा सहज था। तो आज से तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। वह खुशी से मुस्कुराई। मुझे ऐसे देखा मानो अभी कुछ कर डालेगी। यह सुनकर मैं सन्न रह गया। कुछ सेकंड तक उसे हैरानी से देखता रहा, फिर तरस भरी नजरों से बोला, हाय, तो यह सच में पागल है। मुझे लगा झगड़ा करने आई है। इतना कहकर मैं लाइब्रेरी से बाहर जाने लगा, लेकिन एक हाथ ने तुरंत मुझे पीछे खींच लिया। फिर पेट पर जोरदार वार पड़ा। ये क्या बला है? मेरा शरीर अपने आप घुटनों पर आ गिरा। पेट का दर्द नस नस में दौड़ गया। तुम पागल हो क्या? उसकी हाई हील सीधे मेरे पेट पर लगी थी। मैं रोज कसरत करता था, फिर भी खिलाड़ी तक यह लात नहीं सह पाता। जियांग लेंग्यू ने जमीन पर पड़े मुझे ठंडे भाव से देखा। शांत स्वर में बोली, इसमें मेरी गलती नहीं। तुमने ही भागने की कोशिश की और मैं इतनी बड़ी हो गई हूं। फिर भी पहली बार किसी ने मुझसे ऐसे बात की है। इतनी तेज आवाज ने लाइब्रेरी के कई लोगों का ध्यान खींच लिया। कोने में यह मारपीट देखकर वे फोन निकालकर वीडियो पोस्ट करने ही वाले थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने जियांग लेंग्यू को देखा, चेहरे बदल गए और वे तुरंत भाग निकले। मजाक नहीं, यह अमीरजादी ऐसी नहीं थी जिससे वे दुश्मनी मोल लेते। फिर भी कुछ भले लोग लाइब्रेरियन को बुलाने चले गए, दूर से शिक्षक को आते देखकर। जियांग लेंग्यू ने नजर वापस खींची, झुककर हाथ से मेरी ठुड्डी उठा दी। मेरे चेहरे पर अब भी दर्द था। मैं पास खड़ी उस सन की लड़की को घूरने लगा। पागल कहीं की, तुम्हारा चेहरा याद रखूंगा। रात में अकेले निकलना तो संभल कर। अगले ही पल मेरी आंखें सिकुड़ गईं। दर्द से खुले मेरे होंठ बंद कर दिए गए। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले दर्द से चेहरा बिगड़ गया, मुंह में खून का स्वाद फैल गया। जियांग लेंग्यू ने मेरे होंठ जोर से काटे थे। उसने अपने लाल होंठ चाटे, मुस्कुराकर बोली, आज बस निशान छोड़ रही हूं। अब से तुम सिर्फ मेरे हो। कल वैसे भी वीकेंड है। सुबह स्कूल गेट पर तुम्हारा इंतजार करूंगी, तब हम आराम से पूरी बात करेंगे। इतना कहकर वह हाई हील्स खटकाती चली गई। उसकी काली इनर ड्रेस बेहद चमक रही थी। कोई बेवकूफ ही जाएगा। जियांग लेंग्यू को जाते देखकर मैंने गुस्से से होंठ का खून पोंछा और जल्दी से लाइब्रेरी छोड़ दी। हॉस्टल लौटते ही बिस्तर पर ढेर हो गया। मन बहुत खराब था, इतना खराब कि पूछो मत। बिना वजह एक सन की लड़की पीछे पड़ गई, ऊपर से मुझे बॉयफ्रेंड बनने को कह रही थी। मेरा जिगरी दोस्त तू खांग भी लौट आया था। मुझे बिस्तर पर देखकर वह हैरान हुआ। वो आज यहां सोने का मन कैसे हुआ? मत पूछ, अभी एक पागल लड़की मिली थी। मैं चिढ़े चेहरे के साथ उठ बैठा और लाइब्रेरी वाली बात संक्षेप में बता दी। आज सच में दिन खराब था। बस मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता, वरना 3 सेकंड में उसे घुटनों पर देता। तू खांग ने मुझे हिकारत से देखा। तू बाद में मत कहना मैंने चेताया नहीं। जियांग लेंग्यू बॉक्सिंग क्लब में है और वहां की सबसे बेहतरीन फाइटर है। बाकी सब छोड़, उसके मुक्के ही 2 लोगों को गिरा सकते हैं। सुनकर मैं घबराया और फिर लेट गया। मर्द औरतों से नहीं उलझते।
तो खांग ने बिना मुड़े पूछा। तो कल सुबह उससे मिलने जाएगा। मैंने यूं ही कहा तेरा दिमाग खराब है। वह बुलाए और मैं चला जाऊं, फिर मेरी इज्जत क्या रह जाएगी। अगली सुबह वीकेंड होने के कारण कई छात्र छुट्टी में घर चले गए थे। इस समय कैंपस लगभग खाली था। स्कूल गेट पर एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसके चेहरे से ठंडक झलक रही थी। आज की डेट के लिए जियांग लेंग्यू खास तौर पर सचकर आई थी। वह अपना सबसे अच्छा रूप मुझे दिखाना चाहती थी। उसकी त्वचा संगमरमर जैसी गोरी थी। नाजुक चेहरे पर हल्का मेकअप था, लेकिन इस समय उसका मूड बेहद खराब था। घड़ी देखी तो 10 बज चुके थे। वह लड़का अब तक नहीं आया था। जल्द ही खबर लेने गया एक बॉडीगार्ड लड़कों के हॉस्टल से दौड़ता हुआ आया। हिचकते हुए बोला, वो मैडम यंग मास्टर वांग अभी हॉस्टल में सो रहे हैं, अब तक उठे भी नहीं। यह सुनते ही जियांग लेंग्यू का चेहरा उतर गया। वह सुबह से यहां इंतजार कर रही थी ताकि अच्छा पहला प्रभाव डाल सके, और वह जनाब अब भी बिस्तर पर सो रहे थे। अब तक जियांग लेंग्यू ही दूसरों को इंतजार कराती थी। किसी ने उसे इतना इंतजार कराने की हिम्मत नहीं की थी। लोगों को लेकर मेरे साथ चलो, जियांग लेंग्यू ने ठंडे चेहरे से कहा और सीधे लड़कों के हॉस्टल की ओर बढ़ गई। पीछे 3 लंबे चौड़े बॉडीगार्ड थे। उनका अंदाज बेहद डरावना था। जल्द ही लड़कों के हॉस्टल में हंगामा मच गया। जियांग लेंग्यू के हॉस्टल में घुसने की खबर तुरंत पूरे कैंपस में फैल गई, मगर किसी ने बाहर खबर करने की हिम्मत नहीं की। जियांग परिवार यूनिवर्सिटी का बड़ा निवेशक था। अगर किसी ने इस अमीर जादी को नाराज किया तो मुश्किल तय थी। कुछ ही देर में जियांग लेंग्यू ठंडे चेहरे के साथ कमरा नंबर 11 के सामने पहुंच गई। पीछे से बॉडीगार्ड ने जोर से दरवाजा खोला। जियांग लेंग्यू सीधे अंदर चली गई। तीनों बॉडीगार्ड पीछे आए और दरवाजा बंद कर दिया। जल्द ही कमरे से दबे कराने की आवाजें आईं। हॉस्टल के कमरा नंबर 108 में तू खान को जबरन जगा दिया गया था। डरी आंखों के साथ उसे कोने में फेंक दिया गया। उसके हाथ पैर रस्सियों से बंधे थे। उसके मुंह पर टेप भी चिपका था। वह पूरी ताकत से छटपटा रहा था ताकि गहरी नींद में सोए मुझे जगा सके, मगर जल्द ही उसने हिलना बंद कर दिया। जियांग लेंग्यू अंदर वाले बिस्तर के पास गई और सोए हुए मुझे ठंडी नजर से देखा, फिर तिरस्कार से हंस पड़ी। वह सुबह से गेट पर इंतजार कर रही थी और यह आदमी मजे से सो रहा था। लगता है उसने मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनी। ऐसे नाफरमान बॉयफ्रेंड को जियांग लेंग्यू ने सबक सिखाना जरूरी समझा। मैं करवट लेकर कंबल पकड़े गहरी नींद में था। तभी होठों में तेज दर्द हुआ और मैं झटके से जाग गया। कोने में पड़ा तू खांग भी चौंक गया। वह यकीन नहीं कर पाया कि उसने काटकर मुझे जगाया। उसके मन में अचानक ईर्ष्या हुई। वाह, क्या कोई ऐसे भी किस कर सकता है? उसे छोड़ो, मुझे आने दो। मेरी आंखें फैल गईं। जियांग लेंग्यू ने मेरा सिर कसकर पकड़ रखा था। मेरी आंखों में दहशत साफ थी। जियांग लेंग्यू की नजर बर्फ जैसी ठंडी थी। उसके लाल होंठ मेरे होठों पर आ गए। उसने अपने नुकीले दांतों से जोर से काटा। मुंह में फिर खून का स्वाद फैल गया। बड़ी मुश्किल से जो घाव भरा था वह दोबारा फटकर खून बहाने लगा। तेज दर्द से मेरा शरीर लगातार छटपटाने लगा, मगर उसकी दोनों बाहों की पकड़ बहुत मजबूत थी। मेरे पास छूटने का कोई मौका नहीं था। यह सब पूरे 5 मिनट तक चलता रहा। आखिर में मैंने विरोध करना छोड़ दिया। वो मुझे छोड़ो। वह उदास चेहरे से बिस्तर के पास बैठी ठंडी हंसी के साथ बोली, मुझे कोई इंतजार नहीं कराता। वांग यू, तुम में हिम्मत तो है, पर जितना तुम विरोध करोगे उतनी ही मेरी दिलचस्पी बढ़ेगी। मैं बिस्तर के कोने में बैठकर बरस पड़ा। तुम्हारे दिमाग में पानी भर गया है। यह लड़कों का हॉस्टल है। मैंने बस एक बार तुम्हारा पहला स्थान छीना है, अगली बार तुम्हें दे दूंगा, ठीक? यह सुनते ही जियांग लेंग्यू का चेहरा और ठंडा हो गया, मानो उस पर पाला जम गया हो। तुम मुझे जीतने दोगे? वह हंस पड़ी। बचपन से उसने अनगिनत पुरस्कार जीते थे। उसे मिले खिताबों की भी गिनती नहीं थी, और अब कोई कह रहा था कि उसे जीतने देगा। मतलब मैं तुमसे कम हूं? उसने ठंडी नजर से पूछा, मानो मेरे अंदर तक देख लेना चाहती हो। उसकी नजर देखकर मैं कोने में सिमट गया और घबरा गया। न कहने की हिम्मत थी न इनकार की। पीछे तीनों बॉडीगार्ड मुझे घूर रहे थे। ऐसे में भला कौन नहीं डरता? धत संख्या के दम पर दबा रहे हैं। पता होता पहला आना इतना भारी पड़ेगा तो थोड़ा कम नंबर लेता। अब तो कमाल हो गया, मैंने खुद को ही दांव पर लगा दिया। जियांग लेंग्यू उठकर हाथ झाड़ने लगी। ठंडे स्वर में बोली, तुम लोगों के पास 5 मिनट हैं। मैं इसे नीचे देखना चाहती हूं। इतना कहकर वह बिना पीछे देखे चली गई, मेरी डरी हुई आंखों के सामने। तीनों बॉडीगार्ड तेजी से मुझ पर टूट पड़े। अगले ही पल हॉस्टल मेरी चीखों से गूंज उठा। मेरे कपड़े क्यों उतार रहे हो? पागलों, मेरी पैंट भी क्यों उतार रहे हो? हद मत पार करो भाइयों, थोड़ा रहम करो। कम से कम अंडरवियर तो रहने दो। कोने में पड़ा तू खांग ये देखकर कांप उठा और समझदारी से आंखें बंद कर लीं। वो मुझे दोष मत देना कि बचाया नहीं। मैं सच में कुछ नहीं कर सकता। हॉस्टल के नीचे एक लाल मैबैक खड़ी थी जिसकी पिछली सीट बेहद आलीशान थी। जियांग लेंग्यू लंबी टांगे क्रॉस करके बैठी थी। उसने घड़ी देखी, केवल 1 मिनट बचा था। अगले पल कार का दरवाजा खुला। मुझे ठीक कपड़ों में अंदर फेंक दिया गया।
बदकिस्मती से मेरा सिर उसके पैर से जा टकराया। वह ऊपर से अपने पैरों में पड़े मुझे देखने लगी। फिर उसने पैर उठाकर मेरे सिर पर रख दिया। उसके होठों पर ठंडी मुस्कान आई। यह खास सेवा कैसी लगी? उसके पैर तले दबकर मैं शर्म से भर गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसी लग्जरी कार में बैठूंगा। मैंने बेबस होकर उसके पास पूछा, मैडम आखिर आप मुझ में क्या पसंद आया? बस बता दीजिए, मैं वादा करता हूं फिर वैसा कभी नहीं करूंगा। तुम्हें मेरे साथ रहना इतना बुरा लगता है? जियांग लेंगयू थोड़ी नाराज हो गई। उसने खतरनाक नजर से मुझे घूरा। अगर मैंने नहीं कहा तो अंजाम मैं समझ ही सकता था। मैंने भौहें सिकोड़ लीं। तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो कोई वजह तो होगी। आखिर कल से पहले हमने एक दूसरे से बात तक नहीं की थी। जियांग लेंगयू पीछे टिककर अचानक हंस पड़ी। चलो एक सौदा करते हैं। मुझे अपने बराबर के काबिल लोग पसंद हैं। फिलहाल तुम मुश्किल से उस लायक हो। बस आगे से मेरे बॉयफ्रेंड बनकर रहो मेरे साथ। मैं तुम्हें ऐसी दौलत दूंगी जिसकी कल्पना नहीं की। कैसा है, फायदे का सौदा है ना? जियांग लेंगयू की नजर में कोई मूर्ख ही इस प्रस्ताव को ठुकराता। आखिर वह जियांगचेंग यूनिवर्सिटी की कॉलेज ब्यूटी थी। उसके परिवार और हैसियत की तो बात ही अलग थी। ऐसी स्वर्ग जैसी लड़की गर्लफ्रेंड हो तो कौन मर्द मना कर सकता था? मैं मना करता हूं। मैंने बिना सोचे सीधे इनकार कर दिया। जियांग लेंगयू की पतली भौहें सिकुड़ गईं। वजह? मैंने 3 उंगलियां उठाकर कहा, पहली बात, तुम बिल्कुल मेरी पसंद की लड़की नहीं हो। दूसरी बात, तुम्हारी दौलत में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं। मेरी जिंदगी से बहुत बड़ी उम्मीदें नहीं हैं। बस ठीक से जीना काफी है। ज्यादा पैसा भी मेरे लिए बेकार है। और तीसरी बात, मैंने जियांग लेंगयू को देखा। मेरी आंखों में हल्की नफरत थी। मुझे घर घर खेलने में रुचि नहीं। तुम बस बॉयफ्रेंड वाला खेल खेलना चाहती हो, है ना? ऐसे बच्चों के खेल के लिए मेरे पास समय नहीं। इस बार सिर्फ जियांग लेंगयू ही नहीं, आगे ध्यान से गाड़ी चला रहा ड्राइवर भी रियर व्यू मिरर में देखने से खुद को रोक ना सका। यह लड़का मैडम से ऐसा बोलने की हिम्मत कर रहा था। लगता है इसे जीना पसंद नहीं। बेटा तुम अभी बहुत कच्चे हो। और सच में अगले ही पल जियांग लेंगयू के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने मुझे पूरी तरह अनदेखा कर दिया। ड्राइवर को आदेश दिया, सीधे विला चलो। अब मैं सच में घबरा गया। क्या वह मुझे अपने घर ले जाकर बुरी तरह यातना देने वाली थी? धत मुझे नीचे उतारो। मैं 2 वाक्य भी नहीं बोल पाया था कि उसने मेरी गर्दन पर जोरदार वार किया। आंखों के आगे अंधेरा छाया और मैं बेहोश हो गया। पता नहीं कितनी देर सोया। मैंने धुंधली आंखों से देखा। सामने अनजान छत थी। यह जगह कौन सी है? हाथ पैर लोहे की जंजीरों से बिस्तर से बंधित है। छूटने की कोई गुंजाइश नहीं थी। कमबख्त मैं तुरंत पूरी तरह जाग गया। हाथ पैर बेतहाशा हिलाने लगा। जंजीरें खनखनाने लगीं। उस पागल औरत ने सच में मुझे बांध दिया था। वह आखिर करना क्या चाहती है? क्या मैंने उसे ठुकरा दिया था इसलिए वह मुझे खत्म करना चाहती है? उसी समय बाथरूम का दरवाजा खुला। सफेद भाप बाहर निकली। हवा में हल्की खुशबू फैल गई, बहुत मोहक। आहट सुनकर मैं रुका और उधर देखा। मेरा चेहरा तुरंत लाल हो गया। मैंने आंखें बंद कर लीं। तुम पागल हो? जियांग लेंगयू बाथरूम से बाहर आई। उसके भीगे बालों से बूंदें टपक रही थीं और सबसे बड़ी बात, उसने केवल एक पतली सफेद शर्ट पहन रखी थी। उसकी लंबी टांगें बिस्तर की ओर बढ़ीं। अभी अभी नहाने के कारण बची बूंदों ने सफेद शर्ट को भिगो दिया था। उससे बहुत कुछ झलक रहा था। उसकी गोरी त्वचा लगभग आधी दिख रही थी। मेरा लाल चेहरा देखकर जियांग लेंगयू के होंठ मुड़ गए। बिस्तर से बंधा। मैंने आंखें कसकर बंद कर लीं। मेरी आवाज हल्की कांप रही थी। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, तुम मेरा शरीर पा भी लो, मेरी आत्मा कभी नहीं पा सकती। और यह सब गैरकानूनी है। अब भी लौट आओ, देर नहीं हुई। जियांग लेंगयू नंगे पैर बिस्तर किनारे बैठी। बालों का पानी पोंछते हुए बोली, मर्द औरत को मजबूर करे तभी गैरकानूनी होता है। और तुम पूरे कॉलेज के टॉपर हो। तुमसे हारकर सच में शर्म आती है। मैं कांपती आवाज में बोला, मैडम आखिर तुम करना क्या चाहती हो? मुझे छोड़ नहीं सकती। वादा करता हूं अगली बार पहला स्थान नहीं छीनूंगा। तुम्हें छोड़ दूं। जियांग लेंगयू नंगे पैर बिस्तर पर खड़ी हुई। उसने झुककर मुझे देखा। तिरस्कार से बोली, तुमने इसे बच्चों का खेल कहा था ना? अब बताती हूं कि यह खेल है या नहीं। कहते हुए वो मेरे पेट पर बैठाया और मुझे चूम लिया। मेरी आंखें फैल गईं। जबरन चूमे जाने से मेरी सांसें तेज हो गईं। शांत कमरे में सिर्फ हम दोनों की भारी सांसें सुनाई दे रही थी। उसने मुझे छोड़ दिया और सीधे मेरी आंखों में देखा। अब भी लगता है कि मैं खेल रही हूं। मेरे मुंह में अब भी जियांग लेंगयू का स्वाद था। मैंने घूर कर कहा, भूल जाओ। जियांग लेंगयू हंस पड़ी। तुम सच में बड़े जिद्दी हो। फिर मेरी डरी आंखों के सामने वह दोबारा मेरे पास झुक आई। 1 घंटे बाद मैं जोर से चिल्लाया, मैं हार मानता हूं। यह देखकर वह संतुष्ट होकर मुस्कुराई। सच ही था। ऐसे जिद्दी आदमी पर सख्ती ही काम करती है। तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? बनूंगा। बंधन खुलते ही मुझे आजादी मिल गई। मैंने बाथरूम की ओर जाती उसे दांत पीसकर देखा। बस इंतजार करो। इस पागल औरत से बदला न लिया तो मेरा नाम नहीं। काली लेस वाली लंबी ड्रेस बदलने के बाद जियांग लेंगयू ने पीछे सुस्ती से चलते मुझे देखा और ठंडे स्वर में बोली,
लगता है तुम्हें फिर से ठीक से सिखाना पड़ेगा। उसकी खतरनाक नजर देखकर मैं अनायास कांप उठा। मेरे कदम तुरंत तेज हो गए और पलक झपकते कार में जा बैठा। मेरी फुर्ती देखकर जियांग लेंग्यू ने संतोष से सिर हिलाया। उसकी आंखों की ठंडक गायब हो गई। नरमी से बोली, गाड़ी चलाओ। या न हुआ मॉल मैडम कार दरवाजे पर रुकी। वीकेंड होने के कारण आज मॉल में बहुत भीड़ थी। अधिकतर लोग समूहों में अंदर जा रहे थे। जगह काफी भरी हुई थी। कार से उतरते ही जियांग लेंग्यू की खूबसूरती ने पल भर में कई लोगों का ध्यान खींच लिया। वह पूरे हॉल का केंद्र बन गई, मगर उसकी बर्फीली नजर मुझ पर थी। अचानक मेरी रीढ़ में ठंड दौड़ गई, मानो किसी खतरनाक चीज ने निशाना साध लिया हो। मैं सहज ही कांप उठा। तभी मुड़कर देखा, वह वहीं खड़ी थी। आगे बढ़ने का उसका कोई इरादा नहीं था। मैं चुपचाप वापस उसके पास गया। तुम चल क्यों नहीं रही? अभी हमारा रिश्ता क्या है? जियांग लेंग्यू की नजर बेहद ठंडी थी। वह लगातार मुझे घूरती रही। यह सुनकर मैं थोड़ा झिझका, फिर अनिश्चित स्वर में बोला, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड। मगर मेरी वह छोटी सी झिझक उसका मूड और खराब कर गई। वह ठंडे स्वर में बोली, पीट करो। कारण समझ नहीं आया, फिर भी मैंने आज्ञाकारी होकर पीट कर ली। कौन जाने बात न मानने पर यह औरत इतने लोगों के सामने मुझे थप्पड़ मार दे। जैसे ही मैं मुड़ा, जियांग लेंग्यू ने सफेद जूते वाला पैर उठाया और जोरदार लात मारी सीधे मेरे पिछवाड़े पर। तब मैं तैयार नहीं था और 1 मीटर दूर जा गिरा। मेरा चेहरा सीधे टाइल वाले फर्श से जा मिला। इस लात से आसपास के लोग डर गए। जियांग लेंग्यू को देखने का उनका अंदाज बदल गया। कुछ ही पल में सब हट गए। अब कोई तमाशा देखने नहीं रुका। मैं पिछवाड़ा सहलाते हुए जमीन से उठा। हैरानी से जियांग लेंग्यू को देखा। गुस्से में बोला, पागल हो, मुझे लात क्यों मारी? उसने मुझे भावहीन चेहरे से देखा। ठंडे स्वर में कहा, लात इसलिए थी क्योंकि तुम दिल से मुझे गर्लफ्रेंड नहीं मानते, इसलिए मैं बहुत नाराज हूं। हमें मिले अभी 2 दिन भी नहीं हुए। कोई पागल ही तुम्हें गर्लफ्रेंड मानेगा। आसपास के लोगों को लगातार हटते देखकर भीड़ धीरे धीरे कम हो रही थी। मेरे दिमाग में अचानक एक विचार आया, यह विला तो है नहीं, क्यों न अभी मौका देखकर भाग जाऊं। यह पागल ताकतवर जरूर है, मगर आखिर है तो एक लड़की। दौड़ने में मुझसे तेज नहीं हो सकती। थोड़ा सोचने के बाद मुझे यह तरीका काफी सही लगा, लेकिन उससे पहले मुझे उसकी सतर्कता कम करनी होगी। पीछे कुछ बॉडीगार्ड भी थे। मुझे भरोसा नहीं था कि उनसे तेज भाग पाऊंगा। यह सोचते ही मेरे चेहरे का गुस्सा गायब हो गया। उसकी जगह सच्ची मुस्कान आ गई। मैं सीधे उसके पास गया, उसका हाथ पकड़कर हंसा ही। अभी गलती मेरी थी, आखिर हम अभी अभी मिले हैं। तुम दिल की बड़ी हो, इस बार मुझे माफ कर दो। मुझे खुद उसका हाथ पकड़ते देखकर जियांग लेंग्यू की नाराजगी कुछ कम हुई। चलो कम से कम समझदार तो हो, इस बार छोड़ देती हूं। फिर दोनों हाथ पकड़े मॉल में चले गए। बाहर वालों की नजर में हम प्यार में डूबे युवा कपल थे। सचमुच एक आदर्श जोड़ी। मैं कुछ पीने का सुझाव देने वाला था ताकि टॉयलेट का बहाना बनाकर भाग सकूं, मगर उसने मुझे सीधे घड़ी की दुकान में खींच लिया। काली स्टॉकिंग पहनी महिला मैनेजर पास आई। आदर से बोली, मिस जियांग, आपको क्या चाहिए? जियांग लेंग्यू ने मेरा हाथ छोड़ दिया और ठंडे स्वर में मैनेजर से कहा, इसके लिए एक सही घड़ी चुनो, सबसे अच्छी होनी चाहिए। यह सुनकर मैं सन्न रह गया। सिर खुजाते हुए बुलाए, ठीक नहीं है, मैं तो बस एक गरीब छात्र हूं, इतनी महंगी घड़ी पहनकर क्या करूंगा? जियांग लेंग्यू ने बेरुखी से कहा, अब तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, तुम्हारे पूरे कपड़े 500 युआन के भी नहीं। तुम्हें शर्म न हो? मुझे होती है। वह इतनी साफ बात कह चुकी थी, मेरे पास कुछ कहने को नहीं बचा। महिला मैनेजर मुस्कुराकर कांच की अलमारी के पास गई, फिर अंदर से 3 नए लिमिटेड एडिशन मॉडल निकाले। सामने रखी तीनों घड़ियां बेहद महंगी लग रही थी। उन्हें देखकर मैंने पास खड़ी जियांग लेंग्यू को देखा। वह बोली, मुझे क्यों देख रहे हो? जल्दी एक चुनो, चाहो तो तीनों ले लो। यह सुनकर मैंने तुरंत बीच वाली चुन ली। वह साधारण सी काले सफेद रंग की थी। यही ले लेते हैं। यह सुनकर मैनेजर ने मुस्कुराकर बाकी 2 रख दी। जी सर। इस घड़ी की कुल कीमत 20 लाख युआन है। देश में यह बेहद दुर्लभ है। कितनी कीमत सुनते ही मेरे हाथ कांपे और घड़ी गिरते गिरते बची। एक घड़ी की कीमत 20 लाख युआन डरावना था, मगर कीमत सुनकर जियांग लेंग्यू ने पलक तक नहीं झपकाई, सीधे एक काला कार्ड निकालकर दे दिया। जल्द ही मेरी बाईं कलाई पर घड़ी सज गई। मेरी कीमत 500 से सीधे 20 लाख हो गई। घड़ी की दुकान से बाहर आते ही वह मेरे कान के पास आकर धीमे बोली, अब तुम्हारे पास घड़ी है, अगली डेट पर फिर देर की तो जिंदगी भर पछताओगे। यह सुनकर मेरे होंठ फड़क उठे। तो इतनी महंगी घड़ी खरीदने का कारण बस यह था कि मैं डेट पर देर न करूं। अमीर लोग सच में मनमौजी होते हैं, जल्दी निकल भागने के लिए। मैंने दूर की मिल्क टी दुकान की ओर इशारा किया, चलो मैं तुम्हें मिल्क टी पिलाता हूं। जियांग लेंग्यू ने दुकान की ओर देखा। वह ऐसे सस्ते पे बहुत कम पीती थी, मगर पहली बार मैंने कुछ पिलाने को कहा था, इसलिए उसने अनिच्छा से स्वीकार कर लिया। ठीक है, जैसा तुम चाहो। मैं खुशी से उसे ले गया। पीछे बॉडीगार्ड स्वाभाविक रूप से साथ रहे। वीकेंड पर कतार काफी लंबी थी।
जियांग लेंग्यू दुकान के बाहर कुर्सी पर बैठी और मैं मिल्क टी लेने लाइन में लग गया। इस मौके पर मैंने चुपचाप आसपास का रास्ता देखा। भागने का रास्ता पहले ही तय कर चुका था। लाइन में 10 मिनट से ज्यादा लगे। जल्द ही मेरी बारी आ गई। मैंने यूं ही 2 मिल्क टी मंगाई। एक कप जियांग लेंग्यू को देने के बाद मैंने दूसरा उठाकर पीना शुरू किया। जियांग लेंग्यू ने अपने हाथ का कप देखा, फिर उस कप को देखा जिससे मैंने घूंट लिया था और सीधे मेरे मुंह से वही कप छीन लिया। मैं ये वाला पीऊंगी। हम कुछ देर और मॉल में घूमे। दोपहर हो चुकी थी। मुझे लगा समय सही है। मैं सहज बनकर बोला, टॉयलेट जा रहा हूं, तुम यहीं मेरा इंतजार करना। जियांग लेंग्यू को कोई शक नहीं हुआ। उसने सिर हिलाकर हामी भर दी। मैं मन ही मन खुशी से उछल पड़ा और सीधे टॉयलेट की ओर भागा। चेहरे की मुस्कान छिप नहीं रही थी। हाँ, आखिर उस चुड़ैल से छुटकारा मिला। टॉयलेट में घुसते ही मैं तेजी से वेंटिलेशन वाली खिड़की तक गया। खिड़की खोलकर नीचे देखा। हम मॉल की दूसरी मंजिल पर थे। मेरी काया के लिए यह ऊंचाई सहने लायक थी। पर्दे को पकड़कर मैं खिड़की पर उकड़ूं बैठ गया। नीचे घास देखकर जोर से छलांग लगा दी। जमीन छूने से पहले ही हंस पड़ा। आजादी में आ रहा हूं। मैंने दूसरी मंजिल की ओर पलट कर देखा और हंसा, मुझे कैद करना चाहती हो, वहीं बैठकर अपना खेल खेलती रहो। इतना कहकर बिना मुड़े मॉल से बाहर भागा। मेरी रफ्तार हवा जैसी थी। चेहरे पर जवानी की मुस्कान थी और भविष्य की उम्मीदें भरी थीं। तभी पीली सफेद टैक्सी दूर से आती दिखी और ठीक मेरे सामने रुकी। मैं सहज ही अंदर बैठ गया। ड्राइवर, जल्दी जियांगचेंग यूनिवर्सिटी चलो। दरवाजा धड़ाम से बंद होते ही मैं अचानक जम गया। कार में काले कपड़ों वाले आदमी देखकर मुस्कान थम गई और पसीने से भीगा चेहरा लिए। जियांग लेंग्यू मुझे ठंडी नजर से देख रही थी। तुम यहां कैसे? मेरा दिल रोने लगा। यह मुमकिन नहीं। मेरी योजना बिल्कुल पक्की थी। फिर कैसे पकड़ लिया गया? जरूर कहीं कुछ गड़बड़ हुई है। जियांग लेंग्यू ने होंठ टेढ़े करके मुझे देखा। तुम तो खूब दौड़ते हो। मॉल के बाहर इतने आज्ञाकारी क्यों थे? अब समझी। असल में भागने की योजना बना रहे थे। अब पकड़ा ही गया था, इसलिए अभिनय छोड़ दिया। हाँ, मैं भागना चाहता था। तुम मेरा क्या कर लोगी? हिम्मत है तो मार डालो। मैं उस पागल औरत को घूरता रहा। मेरे रौब में जरा भी कमी नहीं थी। जियांग लेंग्यू का चेहरा अंधेरा पड़ गया। वह ठंडे स्वर में बोली, ठीक है, जब मरने का इतना शौक है तो इच्छा पूरी कर देती हूं। उसने सीधे ड्राइवर को आदेश दिया, गाड़ी चलाओ, कोई सुनसान जगह ढूंढो, गड्ढा खोदकर इसे दफना दो। पास बैठा मैं यह सुनकर अनजाने में कांप उठा। फिर भी चेहरा शांत रखने की कोशिश की। चुपके से जेब से फोन निकाला और एक संदेश भेज दिया। उसी समय जियांगचेंग यूनिवर्सिटी के कमरा ओदरा में तुखांग पागलों की तरह गेम खेल रहा था। उसने फोन पर नजर डाली। स्क्रीन पर बड़ा सा संदेश था। नीचे लाइव लोकेशन भी थी जिसमें मेरी मौजूदा जगह दिख रही थी और वह लगातार बदल रही थी। हम जियांगचेंग के बाहरी इलाके की ओर जा रहे थे। तुखांग ने मदद वाला संदेश देखा, फिर रोमांचक मोड़ पर पहुंचे गेम को देखा। उसके चेहरे पर झिझक आई। फिर उसने खुद को एक थप्पड़ मारा। मैं सच में कमीना हूं, दोस्त, और गेम में भी सोच रहा हूं, कहकर उसने ई बाइक की चाबी उठाई और हॉस्टल से बाहर दौड़ा। आधे घंटे बाद जियांगचेंग के बाहरी इलाके की सुनसान पहाड़ी पर 3 बॉडीगार्ड और ड्राइवर गड्ढा खोद रहे थे और मुझे गठरी की तरह बांधकर पास फेंका गया था। मेरी आंखों में डर था। मैं कांपते हुए कार में बैठी जियांग लेंग्यू को देखने लगा। मैडम, मैं तो मजाक कर रहा था, आप सच में कर रही हैं। अब पछताऊं तो चलेगा। समय बीतता गया। जल्द ही 2 मीटर गहरा गड्ढा तैयार हो गया। बस आदमी को डालकर मिट्टी भरनी थी। यह देखकर जियांग लेंग्यू कार से उतरी। उसके साफ सफेद जूते मिट्टी से भर गए। वह झुककर मेरे मुंह का कपड़ा हटाने लगी। कोई आखिरी इच्छा है, वैसे मैं उसे पूरा नहीं करूंगी, मगर सुन जरूर सकती हूं। मुंह का कपड़ा हटते ही आखिर मैं बोल पाया। मैंने बेचारगी से उसे देखा। जियांग लेंग्यू मैडम, इस बार सच में गलती समझ गया, मुझे एक बार और छोड़ दो। गलती समझ गए? उसने सिर टेढ़ा किया। उसकी नजर साफ तौर पर ठंडी थी। मगर मैं तुम्हें मौका दे चुकी हूं, तुमने ही उसकी कद्र नहीं की। अब मैं घबराने लगा। जमीन पर बंधा हुआ रोनी सूरत से विनती की, मुझे एक और मौका दे दो, इस बार जरूर कद्र करूंगा। मुझे दफनाने से तुम्हें भी क्या मिलेगा? एक मौका और दे दो, कैसा रहेगा? जियांग लेंग्यू की काली आंखें मुझे देखती रहीं, मानो वह सोच रही हो कि मुझे एक और मौका देना चाहिए या नहीं। तभी दूर से एक छोटी मोटरसाइकिल आई। तुखांग एक हाथ से चला रहा था। बाएं हाथ में चमकता सब्जी काटने वाला चाकू था। वह चिल्लाया, वांग यू मत डर, तेरा बाप तुझे बचाने आ गया। तुखांग को देखकर मेरा चेहरा खिल उठा। मुझे सहारा मिल गया और मैं जोर से हंसा। हा हा, शाबाश, जल्दी आकर मेरी रस्सियां खोल। जियांग लेंग्यू ने। वह समझ गया और तुखांग का रास्ता रोक लिया। लगभग 2 मिनट बाद जियांग लेंग्यू भावहीन होकर हमारे सामने बैठी। मैं और तुखांग उसके हाथ में खिलौना चाकू टूटता देख रहे थे। छोड़ते ही वह 2 बार उछला भी। मैंने बंधे पड़े तुखांग को देखा, होंठ फड़क उठे। तुखांग के माथे की नसें उभर आईं। मैंने तुझे बचाने को बुलाया था और तू खिलौना चाकू लेकर मरने आ गया। जियांग लेंग्यू ने दिलचस्पी से मुझे देखा।
अब तुम्हारा मददगार भी साथ है, और कोई चाल है तो चला लो। मैंने होंठ कसकर बंद किए। अब कौन सी चाल बची थी? अगर यूं ही हार मान लूं तो खुद की बेइज्जती होगी, और अगर न मानूं तो शायद अब स्वर्ग जाना पड़ेगा। तो खांग का पूरा शरीर कांप रहा था खुद को जिंदा दफन होते देखकर। वे जल्दी से मुझे समझाने लगा, वांग यू, मेरी मान उसकी बात मान ले। मिस जियांग खूबसूरत भी है और अमीर भी, लोग चाहकर भी ऐसा मौका नहीं पाते। कभी नहीं। मेरे अंदर गुस्सा भड़क उठा। मैं नहीं झुकूंगा। मेरा नाम वांग यू है, यू यानी ब्रह्मांड वाला यू। मैं एक सच्चा मर्द हूं। तुम मुझे किसी औरत के साथ घर घर खिलाओगी? साफ सुन लो, यह नामुमकिन है। मेरी अडिग घोषणा सुनकर जियांग लेंग्यू का धैर्य पूरी तरह टूट गया। उसकी ठंडी आंखों में चमक आई। वह उठी और बोली, इन्हें दफना दो, कहकर कार की ओर मुड़ गई। उसके कदम एक पल भी नहीं रुके। पास पड़ा तो खांग नाराज होकर बोला, पहले झुकने का नाटक नहीं कर सकता था, निकलने के बाद आगे सोच लेते। दोनों बॉडीगार्ड को पास आते देखकर मेरा दिल भी थोड़ा घबरा गया। वे लगातार करीब आ रहे थे। तू खांग चिल्लाया, जल्दी मान जा, मैं जवान हूं, अभी मरना नहीं चाहता। जियांग लेंग्यू ने कार का दरवाजा खोल लिया था। आखिर मैं खुद को रोक नहीं पाया, जोर से चिल्लाया, दीदी गलती हो गई। मगर यह सुनकर जियांग लेंग्यू ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस दरवाजा खोले पीट करके खड़ी रही, मानो किसी चीज का इंतजार कर रही हो। मैंने अचानक समझकर फिर चिल्लाया, बीवी गलती हो गई। बीवी शब्द सुनते ही जियांग लेंग्यू मुस्कुराकर वापस मुड़ी। उसने दोनों बॉडीगार्ड को आदेश दिया, इन्हें खोलो और कार में बैठाओ। यह सुनकर हमने राहत की सांस ली। लगता है अब जिंदा दफन नहीं होना पड़ेगा। जल्द ही मुझे कार में फेंक दिया गया। बेचारा तो खान अपनी छोटी बाइक से पीछे आया। कार धीरे धीरे चल पड़ी। दरवाजे कसकर लॉक हो गए। जियांग लेंग्यू ने मुझे खिड़की से सटा दिया। मैं कांप कर बोला, क्या करना चाहती हो? उसने हाथ बढ़ाकर मेरी गर्दन पकड़ ली और सीधे मेरी गोद में बैठ गई। कान में धीमे बोली, मुझे चूमो। मैंने बिना झिझक सिर हिलाकर मना कर दिया, जरा भी सोच विचार नहीं किया। भले मेरी कभी गर्लफ्रेंड नहीं रही, पर इतना जानता था कि किस करना यूं ही नहीं किया जा सकता। मर्द को बाहर अपनी इज्जत बचाकर रखनी चाहिए। 20 साल से संभाली मेरी पवित्रता ऐसे नहीं खो सकती थी। जियांग लेंग्यू का चेहरा काला पड़ गया। उसने हाथ से मेरी गर्दन कस दी। ठंडे स्वर में बोली, तुम कुछ गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हें आदेश दे रही हूं, तुमसे राय नहीं मांग रही। मेरा चेहरा लाल हुआ। जल्दी बोला, चुमता हूं, ठीक है। तभी जियांग लेंग्यू ने मुझे छोड़ा और फिर मेरे पास सट गई। उसकी आवाज दोबारा नरम हो गई। कमर पकड़कर बोली, मुझे चूमो। कोई रास्ता नहीं था। मैंने घबराकर हाथ बढ़ाए और धीरे से उसकी मुलायम कमर पकड़ ली। सिर झुकाकर उसके लाल होठों को चूम लिया। हल्की ऑर्किड की खुशबू नाक तक आई। मैंने अनाड़ीपन से होठ हल्के छुए और तुरंत पीछे हटना चाहा, लेकिन अचानक 2 हाथ आगे आए और मेरा सिर कसकर पकड़ लिया। जियांग लेंग्यू तैयार थी। उसने मेरा कॉलर पकड़ा, फिर बाजी पलटकर खुद मुझे चूम लिया। मैंने आंखें फैलाकर उसे हटाना चाहा, मगर पूरी ताकत भी बेकार गई। मैंने बेबस होकर दांत कस लिए ताकि वह आगे न बढ़ सके। उसने कई बार कोशिश की मगर असफल रही। फिर सीधे मेरे पेट पर मुक्का मारा। पेट में तेज दर्द उठा। मैंने सहज ही मुंह खोल दिया और उसने उसी मौके का फायदा उठा लिया। काफी देर बाद जब कार शहर में दाखिल होने लगी, जियांग लेंग्यू ने चेहरा मेरे तेजी से उठते सीने पर रख दिया। उम्मीद है इस बार सबक याद रहेगा। आगे मैं जो कहूं वही करना, मेरी बात काटने की मत सोचना, समझे? मैं चुप रहा, उसे अपनी गोद में बैठे रहने दिया। उसकी दोनों बाहें मेरी कमर पर थी। मेरी पवित्रता चली गई थी। कार जियांगचेंग यूनिवर्सिटी के गेट पर रुकी। अब दोपहर ढल चुकी थी। गेट पर ज्यादा लोग नहीं थे। अपना फोन दो। जियांग लेंग्यू ने मेरी ओर हाथ बढ़ाया। तो मेरे फोन का क्या करोगी? फिर भी मैंने जेब से निकाल कर दे दिया। थोड़ी देर बाद उसने फोन लौटा दे दिया। स्क्रीन कॉन्टैक्ट लिस्ट पर थी। उसमें एक नया नंबर जुड़ा था। नाम लिखा था बीवी। जियांग लेंग्यू ने हाथ बांधकर चेताया, आगे मेरा फोन उठाने की हिम्मत न हुई तो अपनी मौत का इंतजार करना। इतना कहकर वह वापस कार में बैठ गई। जाते समय मुझे धमकी भरी नजर देना नहीं भूली। साफ था कि वह मजाक नहीं कर रही थी। यह कैसी मुसीबत गले पड़ गई। मैं उदास होकर हॉस्टल की ओर चला। मुझे लगा मेरा भविष्य घने अंधेरे में था। अगली दोपहर मैं लाइब्रेरी के कोने में सो रहा था। फोन लगातार हल्का हल्का कंपन कर रहा था, मगर मुझे कुछ पता नहीं चला। अचानक किसी हाथ ने मेरा कान पकड़ लिया और मुझे ऊपर खींच दिया। मैं घबरा कर जागा। सामने बर्फ जैसा ठंडा चेहरा था। ठंडी आंखें मुझे घूर रही थीं, मानो किसी मरे आदमी को देख रही हों। जियांग लेंग्यू ने ठंडी हंसी हंसी, मैंने कहा था मेरा फोन उठाना है ना? और तुम यहां आराम से सो रहे हो। मुझे जेब में अब भी कंपन करता फोन महसूस हुआ। मेरा चेहरा तुरंत जम गया। कल रात ठीक से सो नहीं पाया, इसीलिए गहरी नींद लग गई। जियांग लेंग्यू कुछ देर मेरी आंखों में देखती रही। उसे यकीन हो गया कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। तभी उसने मुझे छोड़ दिया। वह मुड़कर लाइब्रेरी से निकली, चलो मेरे साथ घूमकर मूड ठीक कराओ। मैं मना करने की हिम्मत नहीं कर पाया। होंठ के पास की लार पोंछकर जल्दी से उसके पीछे चल पड़ा। हम शाम तक फिर घूमते रहे।
जियांग लेंग्यू के साथ स्कूल के बाहर लगभग हर जगह घूमने के बाद वह मुझे अपने विला ले जाना चाहती थी। समय पर आई मैं बैग में। मैं आंखें बंद करके अगली चाल सोच रहा था, तभी जियांग लेंग्यू मुझसे सट गई और सीधे मेरी गोद में बैठ गई। उसने चेहरा मेरे सीने पर रख दिया। धीमे बोली, मुझे गले लगाओ। मैं बेबस था। मैंने अपनी बाहों में पड़ी उसे हल्के से पकड़ लिया। उसके शरीर से आती हल्की खुशबू सूंघकर मेरा गला अनायास सूख गया। मेरी नजर घूमी, पास पड़ी पानी की बोतल दिखी। उसमें आधे से ज्यादा पानी था। मैंने तुरंत उसे उठा लिया, ढक्कन खोला और पानी पीने ही वाला था कि जियांग लेंग्यू ने हाथ बढ़ाकर छीन लिया। उसने ठुड्डी उठाई। क्या हुआ? प्यास लगी है। मैंने बेबस होकर सिर हिलाया। इस चुड़ैल से निपटने का कोई तरीका नहीं था। जियांग लेंग्यू थोड़ा सीधी बैठी, हाथ में बोतल हिलाई, फिर एक बड़ा घूंट मुंह में भरा, लेकिन निगला नहीं। उसने चुनौती भरी नजर से मुझे देखा, अपने लाल होठों की ओर इशारा किया। अर्थ साफ था, पानी चाहिए तो मेरे मुंह से ले लो, उसका मतलब समझकर। मुझे अचानक उतनी प्यास नहीं लगी। मैंने सिर हिलाया। रहने दो, तुम ही पी लो। यह सुनते ही जियांग लेंग्यू का चेहरा ठंडा हो गया। उसने मुंह का पानी निगल लिया और ठंडे स्वर में धमकाया, अगर अभी नहीं पिया तो 3 दिन एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। इतना कहकर उसने फिर बड़ा घूंट मुंह में भरा, फिर कार की खिड़की खोली और वह बोतल का बाकी पानी बाहर फेंक दिया। कार के अंदर अचानक सन्नाटा छा गया। कुछ पल की चुप्पी के बाद जब वह मुंह का पानी निगलने वाली थी, आखिर मैंने कदम उठाया। मैंने आंखें कसकर बंद की और जियांग लेंग्यू के लाल होंठ चूम लिए। उसके मुंह का सारा पानी मैंने ले लिया। गला 2 बार हिला, तब हमारे होंठ अलग हुए। मेरा चेहरा हल्का लाल था। मैंने सहज ही खिड़की से बाहर देखा, मगर जियांग लेंग्यू मुझे कैसे छोड़ती। उसने फिर मुझे चूम लिया। 10 मिनट बाद वो मेरी बाहों में लेटी थी। कुछ देर मुझे परखती रही, फिर बोली, आज रात हॉस्टल लौटना भूल जाओ, सीधे मेरे घर शिफ्ट हो जाओ। जो कमी हो कल खरीद दूंगी, ताकि फिर भागने का तरीका न सोचो। यह सुनकर मेरे मन में विरोध उठा, मगर मैंने दिखाया नहीं। फिर भी जियांग लेंग्यू ने मेरी गर्दन कसकर पकड़ ली। उसका सिर सहज ही झुका और हमारे होंठ फिर मिल गए। कुछ देर बाद उसने मेरी गर्दन से बाहें धीरे धीरे हटाई, होंठों को हल्के से चाटा और सीधे मेरी आंखों में देखा। हुक्म भरे स्वर में बोली, तुम मेरे हो जब तक मेरा मन नहीं भरता। दुनिया के छोर तक भागोगे फिर भी पकड़ लूंगी। मैं कड़वा हंसा, तो जल्दी मन भर लेना, कम से कम मुझे जीने का रास्ता मिल जाए। यह सुनकर वह और पास आई और मेरी गर्दन पर हल्के से काट लिया। यह उम्मीद अभी छोड़ दो। अपनी पसंद की चीजों को मैं आसानी से नहीं छोड़ती। शायद पूरी जिंदगी भी मन न भरे। मेरा मन भरने की बेकार योजना बनाने के बजाय सोचो मुझे खुश कैसे रखोगे। कार अचानक रुक गई। हम घर पहुंच चुके थे। मैडम, हम पहुंच गए। लाल मेबैक विला के आंगन में रुकी। ड्राइवर ने इतना कहा और जल्दी से दरवाजा खोलकर उतर गया। कार में सिर्फ मैं और जियांग लेंग्यू बचे। अंदर फिर सन्नाटा छा गया। सिर्फ हम दोनों की सांसें सुनाई दे रही थी। जियांग लेंग्यू अब भी मेरी गोद में थी। उसने मेरी गर्दन में बाहें डाल ली। उसके लाल होंठ हल्के खुले। धीमे से बोली, जानू, मुझे गोद में उठाकर ले चलो। मेरा मन था कहूं तुम्हारे पैर नहीं हैं, मगर मैंने खुद को रोक लिया। मैंने बेबसी से कार का दरवाजा खोला, जियांग लेंग्यू को राजकुमारी की तरह गोद में उठाया और विला के अंदर चला गया। सीधे दूसरी मंजिल के मुख्य बेडरूम में गया। मैंने जियांग लेंग्यू को बिस्तर पर रखा और मुड़कर बाहर जाने लगा। तभी उसने पुकारा, रुको। मुझे बिना रुके जाते देखकर उसका चेहरा ठंडा हो गया। कहां जा रहे हो? मैं दरवाजे तक पहुंच चुका था। झेपकर वापस मुड़ा, सिर खुजाकर बोला, गेस्ट रूम में सोने। यह सुनते ही उससे ठंडी हवा सी निकलने लगी। वह उठकर सीधे बिस्तर से नीचे उतरी, नंगे पैर मेरे सामने आई और मेरा कॉलर पकड़ लिया। उदास चेहरे से बोली, अभी क्या कहा? एक बार फिर बोलो। मुझे दीवार के कोने में दबा दिया गया। सामने उसका उदास चेहरा देखकर मैं अंदर से डर गया। जल्दी से बात बदली। मैंने कहा, भूख लगी है, नीचे कुछ पकाने जा रहा हूं, भूख लगी है। यह सुनकर उसे भी अपनी भूख का एहसास हुआ। उसने मेरा कॉलर छोड़ दिया, फिर मेरी कमर पकड़ ली। मुस्कुराकर बोली, ठीक है, मुझे लगा फिर भागना चाहते हो। जाओ, मेरे लिए भी एक प्लेट बना देना। उसका चेहरा सामान्य होते देखकर मैंने मन ही मन राहत की सांस ली। एक पल रुके बिना दरवाजा खोलकर रसोई भागा। जियांग लेंग्यू बेडरूम के दरवाजे पर खड़ी थी। मुझे जान बचाकर नीचे भागते देखकर उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान आई। वह मुड़कर अलमारी के पास गई और नीचे की छोटी दराज खोली। अंदर तरह तरह की स्टॉकिंग्स भरी थीं। सफेद, काली, पतली या जालीदार, हर तरह की मौजूद थी। कुछ भी कम नहीं था। अपनी लंबी टांगों को देखकर आखिर उसने एक जोड़ी उठाकर पहन ली। नीचे रसोई में सामान देखने के बाद मैंने झटपट 2 प्लेट खुशबूदार फ्राइड राइस बनाए। लगभग 15 मिनट बाद मैं दोनों प्लेट लेकर दूसरी मंजिल पर लौटा। खुशबू चारों ओर फैल रही थी। कमरे तक पहुंचने से पहले ही महक आ रही थी। कमरे में कदम रखते ही रोशनी चमक रही थी। मैंने गर्मागर्म फ्राइड राइस खिड़की के पास छोटी मेज पर रखे। पीछे देखे बिना मैंने कंबल में लेटी जियांग लेंग्यू को पुकारा।
मैं बैठ भी नहीं पाया था कि पीछे से 2 बाहों ने कमर पकड़ ली। वह नरमी से बोली, मुझे खिलाओगे? मैंने बेबस होकर कहा, ठीक है, मगर पहले मुझे छोड़ सकती हो। थोड़ी देर बाद वह फिर मेरी गोद में बैठी थी। उसकी स्किन कलर स्टॉकिंग्स खास दिख रही थी। मैंने पूरी कोशिश की कि उधर न देखूं, मगर पैरों से आने वाला एहसास बार बार मन को विचलित कर रहा था। वह सिर टेढ़ा करके हंसी, कैसी लग रही हूं? ठीक ही है। मैंने कटोरा उठाकर उसे चम्मच चम्मच खिलाना शुरू किया। जियांग लेंग्यू भी जल्दी में नहीं थी। वह चुपचाप मेरी गोद में बैठकर खाती रही। कभी कभी अपनी लंबी टांगें हिलाती, मानो जानबूझकर किसी को छेड़ रही हो। मगर मजबूत इच्छाशक्ति की बदौलत मैंने खुद को संभाले रखा। मन की बेचैनी दबाकर खाना पूरा किया। मैं बर्तन धोने जा रहा हूं, तुम सो जाओ। मैं इस बाग की मान से निकलने का बहाना ढूंढ रहा था, मगर उठने से पहले ही जियांग लेंग्यू के होठों ने मुझे रोक दिया। कुछ देर बाद हम अलग हुए। वह चमककर मुस्कुराई, बर्तन बाद में धुल जाएंगे। बताओ अभी तुम्हें क्या करना चाहिए? मगर इतना कहते ही जियांग लेंग्यू को अचानक चक्कर आने लगा। अगले पल आंखें बंद हुईं और वह गिर गई। मैंने तुरंत उसे संभाल लिया। सोती हुई उस लड़की का चेहरा देखकर मैंने राहत की सांस ली। फिर गर्व से हंसकर बोला, इतनी जल्दी असर हो गया? तू खांग ने सच कहा था। मैंने सोई हुई जियांग लेंग्यू को सावधानी से उठाया, खड़ा होकर कंबल का कोना हटाया और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। कंबल उठाकर कमरे से बाहर निकला। जिंदा दफन होने से बाल बाल बचने के बाद मैं और तू खांग बदला लेने की योजना बना रहे थे। तेज असर वाली नींद की गोलियां लाया था। एक गोली से पूरा दिन गहरी नींद की गारंटी थी। मैं उन्हें हमेशा अपने साथ रखता था। आज आखिर वे काम आ गईं। आज रात उस औरत की हरकतों से साफ था कि वह मुझे छोड़ने वाली नहीं थी। मैं उससे सफल कैसे होने देता? मां को पता चलता कि कॉलेज में ऐसी मुसीबत की तो वह रात में ही तवा लेकर दौड़ी आती। थोड़ा सोचकर मैंने रात में भागने का फैसला किया। अगर वह कल जाग गई और उसे दवा देने की बात पता चली तो शायद चाकू लेकर मुझे काट डालेगी। रात की आड़ में मैं गेस्ट रूम की खिड़की से नीचे उतरा। जमीन पर उतरकर गश्त करते गार्डों को देखा। अनजान बनकर गेट की ओर चल पड़ा। जल्द ही गश्ती दल ने मुझे देख लिया और रास्ता रोक दिया। गार्डों का कप्तान वही था जिसने पहले गड्ढा खोदा था। वह हंसा, मिस्टर वांग यू इतनी रात को जा रहे हैं? उसे पता था कि मैडम मुझे महत्व देती हैं, इसलिए उसका लहजा बहुत सम्मानजनक था। स्ट्रीट लाइट के नीचे मैं कड़वा हंसा और बेबस बनने का नाटक किया। आपकी मैडम मुझसे नाराज हो गईं, इसलिए आज घर जाकर सोने को कहा। कप्तान ने समझने वाली शक्ल बनाई, मुस्कुराकर बोला, अच्छा ऐसा है तो आराम से जाइए। कहकर उसने रास्ता छोड़ दिया। उसे मेरी बात पर जरा शक नहीं हुआ। आखिर वह मैडम का सा स्वभाव देख चुका था, जो मौसम से भी जल्दी बदलता था। उन्हें शक न होता देखकर मैंने मन ही मन राहत की सांस ली और विला के गेट की ओर चल पड़ा। मेरे कदम सामान्य गति से थे। अगली सुबह तेज धूप जियांग लेंग्यू के चेहरे पर पड़ी। नींद में वह सहज ही करवट बदली और किसी चीज को गले लगाना चाहा, मगर हाथ खाली रह गए। उसकी खूबसूरत पलकें हिली। वह धीरे धीरे जागी और पास की खाली जगह को संदेह से देखा। फिर कल की बातें कानों में गूंजने लगी। जियांग लेंग्यू ने तुरंत अंदाजा लगा लिया, वह वांग यू। जरूर फ्राइड राइस में कुछ मिला गया था। कमीना मुझे दवा देने की हिम्मत की। जियांग परिवार की अमीरजादी को अब किसी ने सच में दवा दे दी थी। यह मरने लायक वांग यू। इस बार तुम गए। जल्दी से तैयार होने के बाद जियांग लेंग्यू ठंडे चेहरे से नीचे आई, अपनी लाल में बैग चलाई और गुस्से से जियांगचेंग यूनिवर्सिटी दौड़ी। गार्ड समझ नहीं पाए कि उनकी मैडम इतनी गुस्से में क्यों थी, फिर भी कार से पीछे पीछे गए। जो रास्ता आमतौर पर आधा घंटा लेता था, जियांग लेंग्यू की तेज रफ्तार में सिर्फ 15 मिनट में लड़कों के हॉस्टल पहुंच गए। जियांगचेंग यूनिवर्सिटी। जियांग लेंग्यू आग बबूला होकर सीधे ऊपर दौड़ी। गार्ड भी पीछे पीछे आए। कमरा नंबर ओ इदार में आज कोई क्लास नहीं थी, इसलिए तू खांग कंबल पकड़कर गहरी नींद में था। बीच बीच में घटिया सी हंसी भी निकालता। उसी समय हॉस्टल का लकड़ी का दरवाजा जोर से लात मारकर खोला गया। वह दीवार से टकराया और तेज आवाज हुई, कौन कमीना? दरवाजा। तो खांग की नींद टूट गई। वह गुस्से से दरवाजे की ओर देखने लगा, मगर बात पूरी होने से पहले कई गार्ड कमरे में घुस आए और बाकी शब्द उसके गले में अटक गए। वह कंबल में सिकुड़कर कांपने लगा। गार्डों ने रास्ता दिया और जियांग लेंग्यू अंदर आई। उसकी तेज नजर कमरे में घूमी, मगर मैं कहीं नहीं था। वह सीधे तुखांग के बिस्तर तक गई। ठंडे स्वर में पूछा, वांग यू कहां है? तुखांग ने कांपते हुए सिर बाहर निकाला, लगभग रोते हुए बोला, मैडम मुझे भी नहीं पता, आप ही तो उसे ले गई थीं। वह अभी तक लौटा ही नहीं। जियांग लेंग्यू मेरे बिस्तर के पास गई और हाथ से छुआ। बिस्तर ठंडा था, यानी मैं सच में नहीं लौटा था। तो वह आदमी आखिर कहां भाग सकता था? क्या पंख लगाकर उड़ गया? जियांग लेंग्यू ने तुखांग को आदेश दिया, उसे फोन करो, पूछो अभी कहां है। बिस्तर पर सिकुड़ा तुखांग देर नहीं कर सका। उसने जल्दी से तकिए के नीचे फोन निकाला और मुझे कॉल कर दिया। 2 रिंग में कॉल उठ गई। हाँ खांग, क्या हुआ?
जियांग लेंग्यू पास खड़ी थी। उसने तुरंत फोन नहीं छीना, बल्कि आंखों से तू खांग को इशारा किया कि वह मेरी मौजूदा जगह पूछे। तू खांग समझ गया, उसकी आवाज हल्की कांपी। वो तू कहाँ भाग गया? पूरी रात वापस नहीं आया। जियांगचेंग के बाहर एक छोटे गेस्ट हाउस में मैं उसके बिस्तर लेटा था। दोस्त की आवाज में कुछ अजीब लगा। मैंने भौहें सिकोड़ ली और जांचते हुए पूछा, खांग तेरे पास कोई और भी है का? जियांग लेंग्यू ने मेज से फल काटने वाला चाकू उठा लिया और धमकी भरी नजर से तू खांग को देखा। फोन पकड़े तू खांग का पूरा शरीर कांपा। उसने जल्दी से कहा, नहीं तो तू ज्यादा सोच रहा है। अब मुझे 100% यकीन हो गया कि वहां कोई था। जरूर जियांग लेंग्यू उसे ढूंढते हुए आई थी। अच्छा हुआ मैं समझदार था, हॉस्टल नहीं लौटा। उसकी जल्दी जल्दी बातों से कोई मूर्ख भी समझ जाता कि कुछ गड़बड़ है। मेरी आंखें घूमी। मैं हंसकर बोला, ठीक है खांग, तू उल्टा बोलना भी सीख गया। सच बता, क्या वह पागल औरत वहां पहुंच गई? कमरा नंबर 11 में तेज चाकू तू खांग के गले को छू रहा था। जियांग लेंग्यू बस थोड़ा और दबाती तो वह सीधे अंदर घुस जाता। तू खांग मन ही मन मुझे कोस रहा था। कमीने, मुसीबत तो तू है, तू खुद सबसे बड़ी मुसीबत है। क्या मुझे गुस्से से मारकर मेरी मेबैक विरासत में लेना चाहता है? उसने दांत पीसकर कहा। सच में कोई नहीं, बेकार अंदाजे मत लगा। दूसरी तरफ मैंने हैरानी का नाटक किया। सिर्फ वही नहीं, उसके बॉडीगार्ड भी वहां है ना। इतना कहने के बाद मैंने सीधे कॉल काट दी और खुशी से फिर बिस्तर पर सो गया। उधर कमरा नंबर 11 में जियांग लेंग्यू का धैर्य खत्म हो चुका था। वह बाहर निकली और गार्डों को इशारा किया, फिर सीधे नीचे चली गई। थोड़ी देर बाद कमरे से तू खांग की चीखें आईं, बेहद दर्दनाक। हॉस्टल के नीचे लाल मेबैक यूनिवर्सिटी से बाहर निकली। जियांग लेंग्यू कार में बैठी थी। फोन पर ठंडे स्वर में बोली, क्या हुआ? पता चला? दूसरी ओर से सम्मानित आवाज आई, पता चल गया मैडम, हमने मिस्टर वांग के खाते की जांच की। उनका आखिरी खर्च कल हुआ था। बाहरी इलाके के एक गेस्ट हाउस में, लोकेशन भेजो। इतना कहकर जियांग लेंग्यू ने फोन काट दिया। उसका दिमाग सोचने लगा कि थोड़ी देर में मुझे कैसी सजा दे। उसने धैर्य रखकर मेरा सम्मान किया था, मगर मैं उल्टा हद पार करता जा रहा था। लगता है इस बार मुझे ठीक से सबक सिखाना ही पड़ेगा। उधर मैं अब भी गहरी नींद में था। बिल्कुल नहीं जानता था कि जिंदगी का मोड़ बस आने ही वाला है। जियांगचेंग के बाहरी इलाके के एक गेस्ट हाउस में मालिक के मुंह पर टेप लिपटा था। वह चुपचाप कोने में बैठा था। कमरा नंबर जानने के बाद जियांग लेंग्यू सीधे ऊपर गई। उससे निकलता गुस्सा डरावना था। लोग सहज ही दूर हटना चाहते थे। 3 मिनट बाद वह कमरे के बाहर खड़ी थी। पीछे देखे बिना गार्डों को आदेश दिया, मेरे आदेश के बिना कोई इस कमरे के पास नहीं आएगा। अंदर से कुछ भी सुनो मत आना। गार्डों ने सिर हिलाया और जल्दी से पूरे गेस्ट हाउस को अपने नियंत्रण में लिया। मालिक के खाते में पैसे डालना भी नहीं भूले। दरवाजा खुला। दोपहर हो चुकी थी, मगर मैं अब भी बिस्तर पर गहरी नींद में था। बीच बीच में होठों पर मुस्कान आती, मानो कोई अच्छा सपना देख रहा था। यह केवल सामान्य कमरा था, इसलिए सजावट बहुत साधारण थी। कमरे में बस एक बड़ा बिस्तर था। जियांग लेंग्यू ने तुरंत कुछ नहीं किया। दरवाजा बंद करके वह बिस्तर के पास बैठी, अपने जूते उतारे। उसके गोरे पैर दिखाई दिए, फिर धीरे से कोट उतार दिया। सब करने के बाद वह सीधे बिस्तर पर चढ़ी। शायद बिस्तर बहुत पुराना था। उसके हर कदम पर चरमराहट हुई। हूं, बड़ी अच्छी नींद आ रही है। जियांग लेंग्यू ने ऊपर से मुझे देखा, फिर पैर उठाकर पेट पर जोर से मारा। अगले ही पल कमरा मेरी चीख से गूंज उठा। बाहर पहरा दे रहे गार्ड भी सहम गए, पेट में उठता दर्द महसूस कर। मैं दर्द से शरीर मोड़कर सिकुड़ गया और पेट कसकर पकड़ लिया। मैंने अविश्वास से सामने का चेहरा देखा। जियांग लेंग्यू मुझे ठंडे भाव से देख रही थी। तुम यहां कैसे? जियांग लेंग्यू भयावह ढंग से हंसी। उसकी हंसी बेहद ठंडी थी। पूरे जियांगचेंग में मैं चाहूं तो कोई बात मुझसे छिप नहीं सकती। कहते हुए वह थोड़ा झुकी, मेरा कॉलर पकड़कर मुझे उठा लिया। उसकी आंखों से डरावनी ठंडक निकल रही थी। वह बोली, क्या मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया? मैंने तुम्हें अपने पास तक आने दिया, फिर भी तुम भागना चाहते हो। क्या मैं तुम्हें इतनी बुरी लगती हूं? मैं सफाई देने ही वाला था कि हवा कान के पास से गुजरी। अगले पल कमरे में जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंजी। मेरे दाएं गाल पर देखते देखते लाल हथेली का निशान उभर आया। मैंने हैरानी से जलता गाल पकड़ लिया। मेरे अंदर से गुस्सा भड़क उठा। मैं चिल्लाया, तुम पागल हो गई हो? जियांग लेंग्यू की नजर अंधेरी थी। वह ठंडी हंसी और हर शब्द दबाकर बोली, आज सिर्फ मैं पागल नहीं होंगी, तुम्हें भी सिखाते सिखाते पागल कर दूंगी। देखती हूं फिर भागने की हिम्मत होती है या नहीं। इतना कहते ही शांत कमरे में मेरी कराहें लगातार गूंजने लगीं। थप्पड़ों की आवाजें रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। एक छोटा गोरा पैर मेरे चेहरे पर था। वह मुझे लगातार दबाती रही। जियांग लेंग्यू मेरे ऊपर बैठी थी और गुस्से में बार बार मुझे मार रही थी। भागने की हिम्मत? मेरी बात नहीं मानोगे, दूसरी औरतों को रिझाओगे। शुरू में मैंने विरोध करना चाहा, मगर कुछ कोशिशों के बाद समझ आया, मेरी ताकत और इस औरत की ताकत एक ही स्तर की नहीं थी। मैं बच तो नहीं पाया, उल्टा जियांग लेंग्यू और उग्र हो गई, मगर असली पागलपन अभी बाकी था।
10 मिनट से ज्यादा मारने के बाद जियांग लेंग्यू शायद थक गई। उसने कुछ देर के लिए हाथ रोक दिया। तेज सांसों के साथ बिस्तर पर पड़े मुझे देखा। मैं भी हाँफ रहा था। शरीर की कई जगह लाल और सूजी थी। चेहरे पर कई हथेली के निशान थे। फिर भी मैं झुकने को तैयार नहीं था। मैंने अपने ऊपर बैठी जियांग लेंग्यू को देखा। दांत पीसकर बोला, पागल औरत, बस तुम इंतजार करो। मेरा अड़िग रवैया देखकर वह मुस्कुराई जिसमें सनक और पागलपन था। उसने फिर हाथ बढ़ाया। हाथ को चेहरे की ओर आते देखकर मैंने सहज ही आंखें बंद कर लीं। मगर चेहरे पर मुलायम स्पर्श महसूस हुआ। जियांग लेंग्यू की नजर अचानक नरम हो गई। उसने दाएं हाथ से मेरा गाल सहलाया, मानो थोड़ा अफसोस हो रहा था। फिर मेरे कुछ समझने से पहले उसके लाल होंठ मेरे होंठों पर आ गए। उसने बाएं हाथ से मेरे दोनों हाथ जकड़ लिए। मैं बिल्कुल छूट नहीं सका। मेरी आंखें फैल गईं। होंठ दबे थे और सांस लेना मुश्किल था। मेरा शरीर जोर से छटपटाने लगा ताकि अपने ऊपर बैठी उसे हटा सकूं। जियांग लेंग्यू झुककर मुझे बेकाबू होकर चूमती रही। उसका दूसरा हाथ भी खाली नहीं था। उसने सीधे मेरी गर्दन कस ली। उसके लाल होंठ कुछ पल अलग हुए। उसने होंठ के कोने को हल्के से चाटा। ठंडी हंसी के साथ बोली, और दर्द नहीं चाहिए तो छटपटाना बंद कर दो, वरना मैं रहम कर पाऊंगी इसकी गारंटी नहीं। इतना कहकर जियांग लेंग्यू ने फिर मेरे होंठ चूम लिए। कुछ देर विरोध करने के बाद मैंने किस्मत मानकर आंखें बंद कर लीं, मानो विरोध छोड़ चुका था, और उस पागल औरत को मनमानी करने दी। यह सबक पूरे 1 घंटे से ज्यादा चला। यहां तक कि जियांग लेंग्यू भी हांफते हुए मेरे पास लेट गई और मेरा हाल अधमरे जैसा था। आंखों में जीने की कोई चाह नहीं बची थी। मैं पूरी तरह टूट चुका था, मगर जियांग लेंग्यू मेरे इस हाल से बेहद संतुष्ट थी। उसने मेरा एक गाल छुआ, मुस्कुराकर बोली, बताओ मुझमें क्या पसंद नहीं? मैं तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार करती हूं, कोई और होता तो पूरी जिंदगी मेरे स्तर तक नहीं पहुंच पाता। मैं बिस्तर किनारे भावहीन होकर छत देखता रहा। मेरी आवाज डरावनी हद तक शांत थी। अगर तुम उस बात को अच्छा व्यवहार कह रही हो कि 3 दिन में मुझे 3 बार पीटा, तो शायद जिंदगी भर तुम्हें पसंद नहीं कर पाऊंगा। रिश्ता शुरू भी नहीं हुआ और इतनी हिंसा है। साथ हुए तो क्या रोज पीटूंगा, यह कौन सह सकता है? जियांग लेंग्यू ने मेरे गाल को चुटकी काटी और भौहें सिकोड़ ली। नाराज होकर बोली, क्या मैंने तुम्हें इनाम नहीं दिया? सुनो, यह मत सोचो कि मैं थक गई हूं तो कुछ भी बोलोगे। अपने शब्दों पर ध्यान देना बेहतर होगा। यह बस एक सबक था। कहा था, जब तक तुमसे मन नहीं भरता, दुनिया के छोर तक भी भागोगे, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। मेरी बात की सच्चाई पर शक मत करना। मैंने उसे घूरा। फिर कमरे में फिर एक जोरदार थप्पड़ गूंजा। वह हाथ खींचकर बोली, अपना रवैया ठीक रखो। मैं इस औरत से पूरी तरह हार चुका था। बस चुपचाप बिस्तर पर लेटा रहा। कम से कम इससे मार थोड़ी कम पड़ती। कुछ देर बाद जियांग लेंग्यू के छोटे पैर ने मुझे ठोकर मारी। वह सहज बोली, उठो, तुम्हें कुछ रोजमर्रा की चीजें दिलानी हैं। अभी तुमने ठीक व्यवहार किया, इसलिए कल की बात छोड़ सकती हूं, मगर आज रात हर हाल में मेरे घर चलोगे। इतना कहते हुए जियांग लेंग्यू की नजर और ठंडी हो गई। निर्दयता से धमकाया, फिर मुझे दवा दी तो बिना झिझक तुम्हारा हाथ काट दूंगी। मुझे उसकी बात पर जरा शक नहीं था। मैं बेबस होकर बिस्तर से उठ बैठा। स्थिर रहने तक ठीक था। हिलते ही शरीर की चोटें दर्द करने लगीं। मैं दर्द से ठंडी सांस खींचने लगा। यह औरत ताकत थोड़ी कम नहीं कर सकती। क्या सच में मुझे मार डालना चाहती है? बाथरूम में जल्दी से चेहरा धोया। जियांग लेंग्यू मेरा हाथ पकड़कर गेस्ट हाउस से निकली। हम लाल मैबैक में शहर की ओर चले। गार्डों की कार पीछे आ रही थी। गेस्ट हाउस का मालिक भी बाहर आया और खुशी से हाथ हिलाने लगा। उत्साह से बोला, फिर आइएगा। कोने में थोड़ी देर बैठकर 1 लाख युआन मिल गए। सच में आसमान से पैसा बरसा था। यह तो उसकी पूरे साल की कमाई थी। कम भीड़ वाली सड़क पर तेज भागती कार के अंदर मैं कड़वे मन से अपनी गोद में बैठी जियांग लेंग्यू को देख रहा था। उसकी बाहें मेरी गर्दन के चारों ओर थीं। हल्की खुशबू लगातार नाक तक आ रही थी। क्या हुआ, खुश नहीं हो? जियांग लेंग्यू ने तेज नजर से मुझे देखा। उसकी आवाज में खुली धमकी नहीं थी, मगर मुझे पता था बस सिर हिलाया तो अगले पल 2 थप्पड़ पड़ेंगे। मैंने होंठ सिकोड़ लिए और कुछ नहीं कहा। यह देखकर उसने ठंडी हुंकार भरी और चेहरा मेरे सीने पर रख दिया। वह बिल्कुल एक सीधी लड़की जैसी लग रही थी। कोई नहीं कह सकता था कि वह हिंसक है। सच कहूं तो अगर यह औरत इतनी हिंसक ना होती तो शायद मैं सच में उसे पसंद कर लेता, मगर किस्मत उल्टी थी। हर दूसरे दिन पिटाई की याद अभी ताजा थी। मॉल के रास्ते दोनों ने एक शब्द नहीं कहा। कार में अजीब सन्नाटा था। जियांग लेंग्यू मेरी बाहों में चुप लेटी थी। उसने आंखें बंद कर रखी थी, मानो मेरी बाहों में उसे पूरी सुरक्षा मिलती हो। और मैं लगातार खिड़की के बाहर भागती व्यस्त सड़क देख रहा था। सोच रहा था कि इस औरत से कैसे निपटूं। मौजूदा हालात में जियांग लेंग्यू पूरी तरह मेरे पीछे पड़ चुकी थी। सबसे बुरा, मैं उससे बच ही नहीं सकता था। बाहरी इलाके तक भागा, फिर भी उसने ढूंढ लिया, मगर उसे स्वीकार करने की बात, उसके हिंसक सबक याद आते ही मैं अनायास कांप उठता था। मैं सच में समझ नहीं पाता, इतने बड़े घर की अमीरजादी
क्या नरम और शालीन नहीं होनी चाहिए? फिर उसमें इतनी हिंसक प्रवृत्ति क्यों थी? दूर लाल बत्ती जली। लाल मेबैक धीरे धीरे रुक गई। पीछे वाली कार भी धीरे से रुक गई। न जियांग लेंग्यू न पीछे के गार्डों ने इस बात पर ध्यान दिया कि पीछे काली कार में बैठे 3 आदमी लगातार उन्हें देख रहे थे। सामने की सीट पर बैठा दुबला आदमी। लाल मेबैक पर एक नजर डालकर फोन उठाकर बोला, उसकी जगह मिल गई। यह अच्छा मौका है। जियांग परिवार की लड़की के साथ केवल 3-4 गार्ड हैं। पास एक जवान आदमी भी है। दोनों काफी करीब लगते हैं। शायद प्रेमी हैं। बॉस हमला करें। सामने लाल बत्ती के सेकंड घटते गए। दूसरी ओर कुछ देर चुप्पी रही। फिर फैसला आया, भी कुछ मत करना, मैं लोगों को लेकर तुरंत आता हूं। निशाने पर नजर बनाए रखना। यह सुनकर दुबले आदमी का चेहरा बदल गया। अगर यह काम सफल हुआ तो उनके दर्जनों साथी विदेश जाकर जिंदगी भर ऐश कर सकते थे। कॉल कट गई। लाल बत्ती भी खत्म हुई। आगे की कारें धीरे धीरे चलने लगी। लाल मेबैक सबसे आगे निकल गई, सीधे तियानन मॉल की ओर, और वह काली कार सही दूरी बनाकर पीछे लगी रही। किसी का ध्यान नहीं गया। लगभग आधे घंटे बाद लाल मेबैक मॉल के दरवाजे पर रुकी। जियांग लेंग्यू सबसे पहले उतरी। फिर कार में बैठे मेरे सुन्न पैरों की ओर उसने हाथ बढ़ाया। मुझे पता था वह मुझे भागने से रोक रही थी। मैंने मजबूरी में उसका गोरा छोटा हाथ पकड़ लिया। हम हाथ पकड़े मॉल में गए। अंदर कदम रखते ही जियांग लेंग्यू ने मुड़कर देखा और उदारता से मुस्कुराई। आज जो चाहो खरीद दूंगी। अब मेरा बोलने का भी मन नहीं था। इस भारी मुसीबत को जिसे चाहिए ले जाए, भगवान कोई इसे संभाल ले। भीड़ भाड़ वाले मॉल में जियांग लेंग्यू मुझे खींचती हुई एक अंतरराष्ट्रीय ब्रांड की दुकान में ले गई। मैं बेबस होकर बोला, मेरे पास कपड़े हैं, सच में खरीदने की जरूरत नहीं। नहीं, वह आगे चल रही थी। उसका रवैया कठोर था। जब तुम मेरे आदमी हो तो ऐसे सस्ते कपड़े नहीं पहन सकते। क्या तुम मेरी बेइज्जती कराना चाहते हो? बड़े ब्रांड के दाम बेहद ऊंचे थे, इसलिए दुकान में केवल एक सेल्स गर्ल थी। यहां के कपड़े आम लोग खरीद ही नहीं सकते थे। किसी को अंदर आते देखकर वह तुरंत बोली, नमस्ते मिस जियांग, आपका स्वागत है। आपको क्या चाहिए? जियांगजी लेंग्यू ने मेरा हाथ छोड़ दिया और दुकान के ढेरों कपड़ों पर नजर डाली। वह एक एक चुनना नहीं चाहती थी। उसने सीधे सेल्स गर्ल को आदेश दिया, सभी ले आओ। दुकान के सारे नए पुरुषों के कपड़े और साइज मेरे आदमी के नाप का लेना। कहते हुए उसने मेरी ओर इशारा किया। यह सुनकर सेल्स गर्ल की आंखों में हैरानी आई। उसने मुझे चौंक कर देखा। इतनी कम उम्र में जिंदगी की चोटी पर पहुंच गया। वह सच में ईर्ष्या करने लगी। सेल्स गर्ल ने आलीशान मुलायम सोफे की ओर इशारा किया। उसने आदर से कहा, जी मिस जियांग, आप दोनों सोफे पर आराम कीजिए, मैं आपके लिए कपड़े लाती हूं। जियांग लेंग्यू ने सिर हिलाया। उसका हल्का ठंडा हाथ फिर मेरा हाथ पकड़ गया। फिर हम सोफे पर बैठ गए। हमारे शरीर एक दूसरे से सटे थे। बीच में जरा जगह नहीं थी। मेरे शरीर की गर्मी महसूस कर जियांग लेंग्यू ने सिर टेढ़ा किया। हंसकर बोली, अमीर औरत के खर्च पर जीना कैसा लगता है? मैं लगातार दुकान के बाहर देख रहा था। भीड़ आती जाती रही। उसकी बात सुनकर मेरे होंठ फड़के। ठीक ही है, मेरे इस दिखावटी जवाब पर जियांग लेंग्यू को और मजा आया। वह हंसिया करते रहो, दिल में तो बहुत खुश हो है ना। आखिर मेरे जैसी खूबसूरत और अमीर औरत दिया लेकर भी नहीं मिलेगी। मैं इस बात का खंडन नहीं कर सकता था, क्योंकि वह सच कह रही थी। दुनिया में उसके जैसी कितनी होंगी। अगर तुम्हारी हिंसक आदत इतनी गंभीर न होती तो सच में बहुत अच्छी होती। मैंने बाहर से नजर हटा ली। यह सुनकर जियांग लेंग्यू ने, ठंडी हूं कार भरी क्योंकि तुम बात नहीं मानते, हर समय भागना चाहते हो। इतनी मुश्किल से कोई आदमी पसंद आया है। अगर तुम भाग गए तो जियांगजेंग के अमीर समाज में मेरी इज्जत क्या रहेगी? यह सुनकर मैंने जिज्ञासा से उसकी ओर देखा। तो तुम्हारे मुताबिक पहले कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं था? जियांग लेंग्यू ने सिर टेढ़ा किया और मुस्कान हटा ली। वह सीधे मेरी आंखों में देखने लगी। शांत स्वर में पूछा, क्या तुम चाहते हो कि रहा हो? पहली बार उसकी इतनी शांत नजर पड़ी। जाने कैसे मेरे मुंह से निकला बिल्कुल नहीं। शब्द निकल चुके थे, समझ आने तक देर हो चुकी थी। जियांग लेंग्यू का चेहरा खिल उठा। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, चिंता मत करो, तुम मेरे पहले बॉयफ्रेंड हो और आखिरी भी रहोगे, इसलिए मुझे निराश मत करना, वरना मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि एक पागल औरत कितनी पागल हरकत कर सकती है। यह सुनकर मैंने होंठ सिकोड़ लिए। मैं कब तुम्हारा बॉयफ्रेंड बना? तुमने मुझे मजबूर किया है। जियांग लेंग्यू की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उससे अचानक ऐसी ठंडक निकली कि रोंगटे खड़े हों, और मैं तो उसके बिल्कुल पास बैठा था। मैंने हल्की खांसी की। झूठी मुस्कान से बुलामज़क कर रहा था। दिल पर मत लेना, बस माहौल हल्का करना चाहता था। सच में जियांग लेंग्यू ने भावहीन होकर मेरा हाथ छोड़ा। फिर मेरा सिर सहलाने लगी। चेहरे पर ठंडी मुस्कान थी। ऐसे मजाक आगे कम करना, वरना खुद को तुम्हें सबक देने से रोक नहीं पाऊंगी। मेरा शरीर अकड़ गया। मैंने सिर हिलाया। फिर कुछ उल्टा बोलने की हिम्मत नहीं की। माहौल भी शांत हो गया। मॉल के शोर के अलावा कुछ नहीं सुनाई दिया। अच्छा हुआ उसी समय सेल्स गर्ल
स्टोर रूम से पहियों वाली कपड़ों की रैक लाई। उस पर तरह तरह के पुरुषों के कपड़े थे। डिजाइन बेहद शानदार थे, देखते ही पता चलता था कि नामी डिजाइनरों के हैं। सेल्स गर्ल ने कपड़ों की ओर इशारा कर कहा, मिस जियांग, ये इस साल के नए समर कलेक्शन हैं, आप आराम से चुनिए। जियांग लेंग्यू सोफे से उठी। उसने तेज नजर से सारे कपड़े देखे, फिर पीछे मुड़ी और मुझे उंगली से बुला, इधर आओ। मैं आज्ञाकारी होकर उसके पास गया। उसने सुनहरी किनारी वाली काली टी शर्ट उठाई और मेरे ऊपर लगाकर देखी, फिर एक कैजुअल जैकेट भी चुनी। लंबे शरीर की वजह से मेरी लंबाई पूरे 1 मीटर 80 थी, इसलिए हर कपड़ा मुझ पर अच्छा लगता था। मेरे सुंदर चेहरे पर हल्की सुस्ती थी। जियांग लेंग्यू ने लगातार कई और सेट चुने। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान रही, मानो मेरे लिए कपड़े चुनना उसे आनंद दे रहा था। यह एहसास ऐसा था मानो कोई छोटी लड़की अपनी पसंदीदा गुड़िया को कपड़े पहना रही हो। कितना भी समय लगे वह खुश रहती, जरा भी अधीर नहीं होती। फिर मैं कपड़े लेकर चेंजिंग रूम में गया। मैं दरवाजा बंद करने वाला था कि जियांग लेंग्यू भी अंदर आ गई। मेरा चेहरा हैरानी से बदल गया। तुम अंदर क्यों आई? उसने चेंजिंग रूम का दरवाजा बंद किया और अंदर की कुर्सी पर सहजता से बैठ गई। बाहें बांधकर मुझे देखकर मुस्कुराई, बेशक ताकि तुम भाग न जाओ। मेरे होंठ फड़क उठे। इस कमरे में खिड़की तक नहीं थी, इससे भी नकली बहाना नहीं मिला। साफ था वह मुझे कपड़े बदलते देखना चाहती थी। जियांग लेंग्यू ने मुझे एक नजर देखा और अपनी लंबी टांगें क्रॉस कर लीं। क्या देख रहे हो? मैं देखूंगी फिट है या नहीं, मैं देखूंगी फेशियां दिखीं। मैंने धीरे से शर्ट उतारी। जियांग लेंग्यू ने अनायास होंठ चाटे। उसे उम्मीद नहीं थी कि मेरा शरीर इतना अच्छा होगा। रोज के घटिया कपड़ों के कारण यह कभी दिखा ही नहीं था। सच में छिपा खजाना था। उसकी जलती नजर से मैं असहज हुआ और जल्दी से कपड़े पहन लिए। डर था कि यह औरत खुद को रोक ना पाए और यही मुझ पर टूट पड़े। पास बैठी जियांग लेंग्यू थोड़ी निराश हुई। उसने अभी ठीक से देखा भी नहीं और खत्म। फिर सोचा रात को घर पर आराम से देख सकती है और छू भी सकती है, तो उसके मन में खुशी भर गई। फिर कपड़े बदलकर निकले। मुझे देखकर वह हैरान हुई। कहावत सच थी, अच्छे कपड़े इंसान को निखार देते हैं। कपड़े बदलते ही मैं बिल्कुल अलग दिखा। अब मैं सुस्त युवक नहीं था, बल्कि एक शानदार अमीर घर का युवा मालिक लगता था। थोड़ा बेपरवाह मगर बेहद आकर्षक। अब वह खुद को रोक नहीं पाई। जियांग लेंग्यू उठी और मेरा कॉलर खींच लिया। उसके लाल होंठ मेरे पास आ गए। मेरी आंखें फैल गईं। मैं दबे स्वर में विरोध करने लगा। मॉल के एक महंगे रेस्टोरेंट में जियांग लेंग्यू ने लाल होंठ हल्के खोले और खिलाए जाने का इंतजार किया। मैंने बेबस होकर स्टेक का टुकड़ा उसके मुंह में रखा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बड़े बच्चे को संभाल रहा हूं, एक बहुत हिंसक बड़ा बच्चा। जियांग लेंग्यू इस सेवा का खूब आनंद ले रही थी। उसने भी चाकू कांटे से मेरे लिए छोटा टुकड़ा काटा और मेरे मुंह में डाल दिया। मैंने चक्कर का हम, मुझे अब भी पश्चिमी खाना रास नहीं आता। चीनी खाना ही मेरे लिए बेहतर था। शाम लगभग हो चुकी थी, इसलिए मॉल में लोग काफी कम हो गए थे। हमने यह खाना पूरे 1 घंटे में खाया। मॉल से बाहर निकले तो पूरी तरह रात हो चुकी थी। अंधेरे आसमान में चमकता चांद देखकर मुझे एहसास हुआ कि यह दोपहर अजीब तरह से शांत थी। पहले होता तो शायद मैं हॉस्टल में सोने की तैयारी कर रहा होता, मगर जियांग लेंग्यू के साथ मानो समय पर तेजी का बटन दब गया था। वह असामान्य तेजी से बीतता था। पास खड़ी जियांग लेंग्यू ने मुझे खोया देखा। चांद की ओर देखते हुए वह हंसी। क्या हुआ, मेरे साथ रहकर दिल ज्यादा खुश लगता है ना? यह सुनकर मैंने नजर हटा ली। कार्स के पास जाकर दरवाजा खोला और सहजता से कहा, हूं तुम्हारे साथ? मेरे दिल को सिर्फ यातना मिलती है, अकड़ू कहीं के। जियांग लेंग्यू ठंडी हुंकार भरकर अंदर बैठी। दरवाजा बंद होते ही वो सहजता से मेरी गोद में बैठी। औंधनी में लाल मैबैक दूर दौड़ गई। गार्डों की कार पीछे थी, मगर किसी ने ध्यान नहीं दी कि मॉल के कोने में 2 लोग झुके बैठे थे। निशाना निकल चुका है, कार्रवाई की तैयारी करो। जियांग लेंग्यू ने चेहरा मेरे सीने पर रखा। मेरी नियमित सांसें सुनी और हल्का मुस्कुराई। घर पहुंचने से पहले ही सो गए। आलसी सुअर। इसमें मेरी गलती भी नहीं थी। मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो अनजान जगह पर बहुत मुश्किल से सो पाता है। ऊपर से पिछली रात होटल में रहना पड़ा। तेज कीटाणुनाशक की गंध ने सोने नहीं दिया। आज पूरी दोपहर घूमने के कारण कार में बैठते ही जल्दी सो गया। जियांग लेंग्यू ने मुझे अपनी गोद से उठाया और अलग सीट पर बैठाया, फिर धीरे से मेरा सिर अपनी गोद में रखा ताकि मैं आराम से सो सकूं। उसका हाथ मेरे बाल सहला रहा था। जियांग लेंग्यू इस पल का पूरा आनंद ले रही थी। मॉल छोड़े 10 मिनट से ज्यादा हो चुके थे। कार अब अमीर इलाके की सड़क पर थी। यहां दूसरी गाड़ियां बहुत कम दिखती थीं। ड्राइवर सामने ध्यान से देख रहा था, मानो उसने कुछ खोज लिया। उसका चेहरा बदला और उसने अचानक ब्रेक लगाया। पीछे बैठे मैं और जियांग लेंग्यू बेकाबू होकर आगे की ओर झटके से गिरे। ड्राइवर काम कर बोला, मैडम कुछ गड़बड़ है। पीछे के गार्डों ने भी आसपास की असामान्य स्थिति देख ली थी। वे जल्दी से उतरकर मेबैक के चारों ओर फैल गए और सतर्क हो गए। पास से तेज हेडलाइट्स चमकी।
3 वैन तेजी से आईं, टायरों की तीखी आवाज हुई और जियांग लेंग्यू की कार को घेर लिया। 10 से ज्यादा नकाबपोश आदमी तीनों वैन से उतरे। उनके हाथों में धारदार चाकू थे। साफ था कि उनकी नीयत खराब थी। भौं पर निशान वाला आदमी आगे आया। मिस जियांग, अब छिपना छोड़ो, बाहर आकर हमारे साथ चलो। उसी समय कार में अचानक ब्रेक से मेरी नींद खुल गई। मैं हालात समझ भी नहीं पाया था कि जियांग लेंग्यू ने मेरा चेहरा पकड़ लिया। उसका चेहरा गंभीर था। वह बेहद गंभीर स्वर में बोली, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे लिए रास्ता बनाऊंगी, तब सीधे भागना, पीछे मत देखना। याद रखना, बिल्कुल पीछे मत देखना, समझे? अब मैंने भी कार के चारों ओर बदमाश देख लिए थे और हर एक के हाथ में छोटा चाकू था। उन्हें न देख पाना मुश्किल था। मैं मूर्ख नहीं था। वे निश्चित रूप से जियांग लेंग्यू के लिए आए थे। टीवी सीरियल में यही तो दिखाते हैं, अमीर घर की लड़की का अपहरण। मुझे समझाने के बाद जियांग लेंग्यू सीधे कार से बाहर निकली। उसके चेहरे पर ठंडक थी। उसने आसपास के अपहरणकर्ताओं को देखा। कुल 14 लोग थे। हर एक के हाथ में चाकू था। इस सड़क पर कैमरे नहीं थे। साफ था कि अपहरण की पूरी योजना बनाई गई थी। ऐसी स्थिति जियांग लेंग्यू ने पहली बार नहीं देखी थी, इसलिए उसका दिमाग बिल्कुल शांत था। उसने निशान वाले सरगना को ठंडी नजर से देखा। कितने पैसे चाहिए? नकाबपोश आदमी होंठ टेढ़े करके हंसा। आप सच में जियांग परिवार की बेटी हैं? इस हालत में भी इतनी शांत? हमें बस आपको साथ ले जाना है। चिंता मत कीजिए, पैसे मिलते ही आपको तुरंत छोड़ देंगे। जियांग लेंग्यू ने पास वाले गार्ड से एक छोटा चाकू लिया। उसकी आंखों में समझदारी की चमक थी। तो बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं। 3 गार्ड और ड्राइवर आगे आए, अपनी मैडम को पीछे ढक लिया और सामने वालों को सतर्कता से देखा। निशान वाले आदमी की नजर ठंडी हो गई। उसने बेरहमी से हाथ हिलाया। तैयार खड़े तेरा साथी। ठंडी हंसी के साथ आगे बढ़े। मैं कार में छिपा था। जल्द ही बाहर लड़ाई और चीखें सुनाई दी। पहली बार ऐसा दृश्य देखकर मैं अंदर से कांप गया। मैंने शीशे से चुपके देखा। अगले पल मेरा चेहरा सफेद पड़ गया। बाहर की अफरा तफरी में एक गार्ड ने बिजली जैसी तेजी से एक बदमाश को नीचे गिरा दिया, मगर तुरंत बाद पीछे से किसी ने उसकी कमर पर वार किया। गार्ड ने दर्द दबाया मगर चीखा नहीं। वह मुड़ा भी नहीं और पीठ से हथियार खींचा, फिर पलटकर हमलावर को घायल कर दिया। कार के बाहर जियांग लेंग्यू अकेली 2 बदमाशों से लड़ रही थी, फिर भी वह कमजोर नहीं पड़ रही थी। ऐसा हिंसक दृश्य पहले न देखकर मेरी टांगें हल्की कांप रही थी। मैं जल्दबाजी करने की हिम्मत नहीं कर सका, बस जियांग लेंग्यू के संकेत का इंतजार किया। बाहर निशान वाला आदमी भी लड़ाई में उतर गया। जियांग लेंग्यू ने अकेले 2 लोगों को रोका। बाकी 4 लोगों पर भारी दबाव था। हर किसी पर 4 लोग हमला कर रहे थे। अपहरणकर्ता एक साथ नहीं टूटे। वे घेरकर बीच बीच में वार करते रहे। ऐसे समय खिंचने पर वे आसानी से अपहरण कर सकते थे। अमीर जादी जियांग लेंग्यू का लड़ाई फिलहाल बराबरी पर अटकी थी। जियांग लेंग्यू ने निर्णायक वार किया और एक अपहरणकर्ता को घायल कर दिया। फिर उसने कार में मेरी ओर चिल्लाया, ही मौका है, भागो। मैं इसी मौके की प्रतीक्षा कर रहा था। बिना झिझक दरवाजा खोलकर दौड़ा। हाथ में फोन था जिससे पुलिस को कॉल कर चुका था। निशान वाले का चेहरा अंधेरा हो गया। उसने साथियों पर चिल्लाया, क्या कर रहे हो निकम्मो, इन्हें जल्दी खत्म क्यों नहीं करते? पुलिस आ गई तो हम जिंदगी भर जेल में सड़ेंगे। बाकी 10 लोग एक साथ टूट पड़े। इस बार वे पूरी ताकत से लड़ रहे थे। जल्द ही 3 गार्ड और ड्राइवर टिक नहीं पाए, खासकर कमर पर घायल गार्ड। एक दुश्मन को गिराने के बाद उसका शरीर कांपा और वह बेबस होकर जमीन पर गिर गया। यह देखकर जियांग का चेहरा बुझ गया। उसे लगा आज शायद बचना मुश्किल है, मगर मुझे भाग चुका सोचकर उसके दिल में थोड़ी राहत आई। अच्छा था, कम से कम वह मूर्ख सुरक्षित था। जियांगचेंग की एक सड़क पर मैं सिर झुकाकर पूरी ताकत से दौड़ा। लगातार आसपास देखता रहा, किसी को मदद के लिए ढूंढ रहा था, मगर पूरे रास्ते एक इंसान तक नहीं दिखा। यह बेहद अजीब था। अमीरों का इलाका था, फिर भी पूरी तरह खाली कैसे हो सकता था? तभी दूर चौराहे पर मैंने निर्माण कार्य का बोर्ड देखा। उस बोर्ड के पास एक नकाबपोश आदमी पहरा दे रहा था। मेरा दिल जोर से धड़का। मैं रुककर लैंप पोस्ट के पीछे छिप गया। कुछ देर चुपके देखने के बाद मुझे यकीन हो गया, यह आदमी भी उन्हीं अपहरणकर्ताओं का साथी था। आधी रात को पुराने बोर्ड की रखवाली, ऊपर से मास्क। वह अपराधी नहीं तो और क्या था, लगातार दौड़ने के कारण। रुकते ही मैं जोर जोर से हाँफने लगा। दिमाग में उपाय घूमता रहा, क्या करूं? मैं निश्चित रूप से उसका मुकाबला नहीं कर सकता था, मगर चक्कर लगाऊं तो बहुत समय लगेगा। मदद लेकर लौटने तक कहीं। मैंने सिर हिलाया और आगे नहीं सोचा। अभी का हिंसक दृश्य बार बार दिमाग में घूम रहा था। डर था कि अगली गिरने वाली जियांग लेंग्यू होगी। वह भी मेरी तरह एक छात्रा थी। यह सोचकर मैंने खुद को जोर से थप्पड़ मारा। वांग यू तो सच में निकम्मा है। एक लड़की को छोड़कर अकेला भाग आया। वे तेरी गर्लफ्रेंड न सही, मगर तुम दोनों इतने करीब तो रहे हो। अंधेरे में दांत पीसकर मैं वापस मुड़ा। आंखों में पागलपन और कठोरता थी। खाली सड़क पर सिर झुकाकर दौड़ते हुए मैं अचानक हंस पड़ा।
जरूर उस पागल औरत का असर मुझ पर पड़ा था। तभी मरने वापस जाने का यह पागल विचार आया। उधर हालात बिल्कुल अच्छे नहीं थे। चमकती स्ट्रीट लाइट के नीचे सिर्फ आखिरी गार्ड अब भी जियांग लेंग्यू के आगे खड़ा था, मगर वह अपनी सीमा पर पहुंच चुका था। बांह का घाव लगातार बह रहा था। इतने बड़े संख्या लाभ के साथ निशान वाला और उसके साथी जीत को पक्का मान रहे थे। जमीन पर चारों ओर खून के निशान थे। 2 गार्ड और ड्राइवर गंभीर घायल थे। वे जमीन पर निश्चल पड़े थे। घायल अपहरणकर्ता भी जमीन पर पड़े होने का नाटक कर रहे थे। ऐसा नहीं कि वे लड़ना नहीं चाहते थे, बस उनका हौसला इतना मजबूत नहीं था। घायल होकर भी लगातार जवाबी हमला करना, आखिर उन्हें पेशेवर ट्रेनिंग नहीं मिली थी। फिर भी निशान वाले समेत उनकी ओर 3 लोग बचे थे। उन्हें लगभग कोई चोट नहीं थी, बस सांस थोड़ी तेज थी। घायल गार्ड के पीछे खड़ी जियांग लेंग्यू की हालत भी अच्छी नहीं थी। उसके शरीर पर कई चोटों के निशान थे। भले वे हल्के थे, मगर बहुत ज्यादा चोटें भी जानलेवा हो सकती थीं। लड़ाई शुरू हुए करीब 20 मिनट हो चुके थे। मौजूदा हालात में पुलिस की मदद का इंतजार करना बेकार था, मेरे भाग निकलने के कारण। निशान वाला अब समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। भले उसने चौराहे पर पहरा रखा था, फिर भी कोई गड़बड़ होती तो मुश्किल बढ़ती। उसने बचे 2 साथियों को आंखों से इशारा किया। तीनों एक साथ आगे बढ़े। घायल गार्ड के होंठ से खून आया। वह मुड़कर बोला, मैडम मैं इन्हें रोकता हूं, आप जल्दी भागिए। मगर उसने दृढ़ता से सिर हिलाया। मुट्ठियां कसकर वह भागने को तैयार नहीं थी। अगर वह अकेली चली जाती तो कोई भरोसा नहीं था कि निशान वाला गंभीर घायल गार्डों को मार न देता। अब भागने में भी देर हो चुकी थी। निशान वाला ठंडी हंसी के साथ आगे आया। उसका मजबूत शरीर आसानी से गार्ड को पार कर गया और पीछे जियांग लेंग्यू की ओर झपटा। गार्ड उसे रोकना चाहता था, मगर 2 साथियों ने उसे जकड़ लिया। वह मदद के लिए छूट नहीं सका। निशान वाला सामने पहुंच गया और जियांग लेंग्यू के चेहरे की ओर जोरदार मुक्का मारा। उसे जरा दया नहीं थी, बस जिंदा रहना काफी था। चेहरा बिगड़ा तो क्या, उसे बस पैसे चाहिए थे। जियांग लेंग्यू का लड़ाई का अनुभव साफ दिखा। वह झुककर मुक्के से बची और उसके कमजोर हिस्से की ओर लात मारी। मिस जियांग मेरा वंश खत्म करना चाहती हैं। निशान वाले ने आसानी से उसका पैर पकड़ लिया, फिर ताकत लगाकर उसे पास की दीवार की ओर फेंक दिया। अब उसे जीत का पूरा भरोसा था। वह धीरे धीरे पास आया और डरावना हंसा। मिस जियांग, अगर अपना सुंदर चेहरा बचाना चाहती हैं तो विरोध बंद कर दीजिए। कहीं मेरा हाथ फिसल गया और आपके चेहरे पर निशान पड़ गया तो जो लड़का अभी भागा है वह भी आपको देखकर घृणा करेगा। कौन बदसूरत लड़की से शादी चाहेगा। दूरी लगातार घट रही थी। निशान वाले ने जेब से रस्सी निकाली और जियांग लेंग्यू के हाथ बांधने लगा। तभी एक चमक ने उसके हाथ को घायल कर दिया। कमबख्त, निशान वाले ने घायल बायां हाथ पकड़ लिया। उससे लगातार खून निकल रहा था। उसका चेहरा गुस्से से भर गया। अब वह सच में भड़क चुका था। जब मरने का इतना शौक है तो इच्छा पूरी करता हूं। उसने जमीन से धारदार चाकू उठाया और जियांग लेंग्यू के पेट की ओर वार किया। उसने जानलेवा जगह निशाना नहीं बनाया। जियांग लेंग्यू दीवार के कोने में टिक गई थी। उसके शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। वह केवल चाकू को अपनी ओर आते देख सकती थी। आखिर उसकी आंखों में डर दिखा। उसने बेबस होकर आंखें बंद कर लीं। एक तेज आवाज के साथ कुछ गर्म जियांग लेंग्यू के चेहरे पर गिरा। हवा में खून की गंध थी। उसने सहज ही आंखें खोलीं। उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। एक आदमी उसके सामने खड़ा था। एक हाथ दीवार पर रखकर उसने वार रोक लिया था। जियांग लेंग्यू अविश्वास से भर गई। सामने खड़े वांग यू को देखा। कांपकर बोली, तुम वापस क्यों आए। जीवन और मृत्यु के उस पल में उसने कभी नहीं सोचा था कि मुश्किल से भागा हुआ मैं ऐन समय पर वापस लौटूंगा। मगर मेरे पेट पर वार लग चुका था। घाव से गहरा लाल खून निकल रहा था और जमीन पर टपक रहा था। मेरे दाएं हाथ में जमीन से उठाया चाकू था। दर्द सहकर मैं मुड़ा और निशान वाले की गर्दन की ओर वार किया। मगर वह कोई मामूली गुंडा नहीं था। उसने तेजी से एक कदम पीछे लिया और वार से बचते हुए जहरीले स्वर में बोला, तू तो रखेल निकला, फिर भी वापस आने की हिम्मत की। लगता है इस औरत से बहुत प्यार करता है। मगर अगले पल उसका पैर फिसल गया। संतुलन बिगड़ा और वह जमीन पर गिरा। उसके पैर के नीचे पता नहीं कब केले का छिलका आ गया था। मैंने यह मौका नहीं छोड़ा। मतली दबाकर मैं पूरी ताकत से उस पर झपटा। हथियार के लगने की भारी आवाज हुई। यह वार सीधे उसके पेट पर लगा। वह तुरंत निष्क्रिय हो गया। खुद घायल मैं भी जमीन पर गिरा। ताकत खत्म थी। मैं अचानक मुस्कुराया। कभी नहीं सोचा था कि एक दिन किसी के लिए जान दांव पर लगाऊंगा। पहले यह बात कल्पना जैसी थी। जमीन पर पड़ा मैंने मुश्किल से पूछा, क्या मैं मरने वाला हूं। सुबह की धूप खिड़की से आई और अस्पताल के कमरे में फैली। हल्की हवा सफेद पर्दा हिला रही थी। महंगे निजी कमरे में जियांग लेंग्यू हल्की ड्रेस में बिस्तर के पास झुकी थी। वह अब भी सो रही थी। मैं अस्पताल के कपड़ों में बिस्तर पर था। मेरा चेहरा पहले से बेहतर था। एक ठंडी हवा चली और मैंने धुंधली आंखें खोली। सफेद छत को संदेह से देखा। पेट में तेज दर्द उठा। मैं थोड़ा और होश में आया।
बेहोश होने से पहले की बातें याद आईं। मेरी आंखों में अनजाना डर उभरा। मैंने सिर घुमाकर आसपास देखा। लगता है मुझे अस्पताल लाया गया था। बिस्तर के पास सोई जियांग लेंग्यू को देखकर मैंने बेबस होकर उसे हाथ से हिलाया। कुर्सी पर ऐसे सोना, क्या उसे सर्दी लगने का डर नहीं था? हिलाने पर जियांग लेंग्यू जाग गई। वह उठकर आंखें मलने लगी। फिर उसकी आंखों में खुशी आई। तुम जाग गए, मैंने जटिल मन से सिर हिलाया। मैं कितनी देर बेहोश था? बस पूरा एक दिन। मुझे जागा देखकर जियांग लेंग्यू साफ तौर पर खुश थी। वह बिस्तर किनारे हाथ टिकाकर बैठी और गर्म नजर से मुझे देखने लगी। तुम उस समय वापस क्यों आए? अपहरण कोई मजाक नहीं था। वह वार थोड़ा भी चूकता तो मैं सच में खत्म हो जाता। मैंने सहजता से जवाब दिया। शायद मैं पागल हो गया था, इतना पागल कि दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैंने ऐसा कहा जरूर, मगर मुझे 100% यकीन था। कुछ दिन इस औरत के संपर्क में रहने से उसकी सनक ने चुपचाप मुझे भी प्रभावित किया था। तभी मैं जान दांव पर लगाने लौटा। वह अपहरण करता। उसका क्या हुआ? चिंता मत करो, पुलिस आई और सबको ले गई। निशान वाला वहीं मर गया। शायद उसे डर था कि मैं खुद को दोष दूंगा, इसलिए जियांग लेंग्यू जल्दी बोली मन पर मत लो। ऐसे कमीने का यही अंजाम होना था। वह वांछित अपराधी भी था। उसके कारण कई लोगों की जान गई थी। अब तुम हीरो हो, वांछित अपराधी। बिस्तर पर मेरी आंखें चमक उठी। मैं उत्साह से मुड़ाव से गिराने वाला। मैं था तो इनाम मिलेगा ना? जियांग लेंग्यू निरुत्तर हुई। मैं तुम्हें समझा रही हूं और तुम सिर्फ इनाम सोच रहे हो। मेरी उम्मीद भरी आंखों के सामने। फिर भी उसने सिर हिलाया। बोली, उस पर 1 लाख युआन का इनाम था। अब खुश? सिर्फ 1 लाख युआन? यह तो उसके एक दिन के खर्च से भी कम था। मगर मैं बेहद उत्साहित था। बिस्तर पर बड़बड़ाया 1 लाख। अब कई साल की मेहनत बच गई। यह सुनकर जियांग लेंग्यू ने भौहें सिकोड़ लीं और सीधे मेरा कान खींचा। नाराज होकर बोली, मेरे बॉयफ्रेंड होकर तुम्हें पैसों की क्या कमी? जो चाहो मैं खरीद दूंगी, ठीक नहीं? बस मुझसे शादी कर लो, फिर मेरी आधी संपत्ति तुम्हारी होगी। मैंने मुड़कर उसे एक नजर देखा। फिर भी खुशी से वह 1 लाख का इनाम थाम लिया। जियांग लेंग्यू की बात बिल्कुल नहीं सुनी। रहने दो, कोई मूर्ख ही तुमसे शादी करेगा। उस संपत्ति के लिए अपनी जान बेचना बिल्कुल फायदे का सौदा नहीं। जियांग लेंग्यू की नजर तुरंत ठंडी हो गई। वह उठी और मेरा कंबल हटा दिया। जूते उतारकर जल्दी से कंबल में घुस गई। मुझे कसकर पकड़कर बोली, सुन लो, जिंदा रहोगे तो मेरे इंसान हो, मरोगे तो मेरे भूत। उस 1 लाख के बारे में भूल जाओ, सब जब्त। इतना कहकर जियांग लेंग्यू ने सीधे मेरे होंठ चूम लिए। वह मुझे और करीब खींचना चाहती थी, मगर इस बार मैंने पूरी ताकत से विरोध किया। साफ कहता हूं, भूल जाओ। 2 कोशिशों बाद में भी वह सफल नहीं हुई तो उसने पुराना तरीका अपनाया। हाथ बढ़ाकर मेरी गर्दन कस ली। थोड़ी नाराज आवाज में बोली, अगर आईसीयू नहीं जाना चाहते तो चुपचाप मेरा साथ दो, समझे? गर्दन दबने के कारण मुझे सिर हिलाना पड़ा। जियांग लेंग्यू के लाल होंठ फिर पास आए, मगर इस बार उसने चूमा भी नहीं था कि मैं हट गया। मैंने होंठ दबाकर झेपते हुए कहा, वो मुझे लगता है हमारे बीच थोड़ी सही दूरी रहनी चाहिए। मैं गरीब हूं, मुझ में अच्छा क्या है? थोड़ी देर बाद कमरे से मेरी चीखें सुनाई दी, साथ में जियांग लेंग्यू की नाराज डांट भी। तुम्हारी गर्दन दबा दूंगी, गलती मानी, मान ली। कुछ देर की खींचतान के बाद कमरे में जियांग लेंग्यू का चेहरा मेरे सीने पर था। वह बेहद संतुष्ट दिख रही थी और होंठ चाटते हुए अब भी अधूरी लग रही थी। बदबूदार आदमी, मेरी बात का विरोध करोगे? उस दिन वापस नहीं आए तो बच गए, अब आ गए हो, जिंदगी भर नहीं भाग सकते। मुझे उसकी मुलायम कमर पकड़नी पड़ी। मेरे चेहरे पर अब भी 2 हथेली के निशान थे, गर्दन पर भी लाल निशान थे। मेरा हाल बहुत बुरा दिख रहा था। मैंने अचानक पूछा, तुम्हें कॉलेज नहीं जाना? जियांग लेंग्यू ने होंठ मोड़े, मेरे पास लेटकर मेरा चेहरा सहलाया और मोहक मुस्कान दी। जाना तो है, और सिर्फ मुझे नहीं, तुम भी साथ चलोगे? मैं उसका अर्थ नहीं समझा। संदेह से पूछा, मैंने सेल्फ स्टडी की अनुमति ली है, मुझे क्लास जाने की जरूरत नहीं। उसने उंगली मेरे होठों पर रखी और गर्व से मुस्कुराई। मैंने अपने संपर्कों से तुम्हारी अनुमति रद्द करवा दी, इसलिए ठीक होने के बाद मेरे साथ चुपचाप कॉलेज चलना। यह सुनकर मैं सन्न रह गया। आवाज ऊंची हुई, क्या? बड़ी मुश्किल से वह अनुमति मिली थी। तुमने ऐसे ही रद्द कर दी, क्यों नाराज हो? जियांग लेंग्यू ने मेरे असंतुष्ट चेहरे को देखा और कंबल के अंदर मेरा कमजोर बिंदु पकड़ लिया। मेरा पूरा शरीर ढीला पड़ गया। मैं रो भी न सकने की हालत में लेटा रहा। अनजाने में नीचे कुछ देखकर मैंने सूखा घूंट निगला। पास लेटी जियांग लेंग्यू ने कुछ महसूस किया। उसने हल्का सिर उठाया और मेरी बेचैन नजर देख ली। फिर नीचे देखा, उसके होठों पर मोहक मुस्कान आई। मेरा गला हिला। मैंने नजर दूसरी ओर कर ली और अपनी बेचैनी दबाने लगा। इतनी सुबह कौन संभाल पाएगा? जियांग लेंग्यू ने हाथ बढ़ाया और जबरन मेरा चेहरा अपनी ओर किया। पास आकर आंखों में देखा, जनाब, लगता है तुम्हारे विचार बहुत सीधे नहीं हैं। एक बार बीवी कहो, मैं मदद करूं। जरूरत नहीं। उसने मेरा चेहरा पकड़ रखा था। मैं केवल उसकी सुंदर आंखों में देख सकता था। मन में हल्की घबराहट थी। सच, वह अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराई और लगातार मुझे छेड़ती रही।
उसने मेरा चेहरा छोड़ दिया, फिर मेरी कलाई पकड़ ली। उसके लाल होठ मेरे कान के पास आए। वह फुसफुसाई, आखिरी बार पूछती हूँ बोलोगे या नहीं? बीवी गुड बॉय, तो थोड़ा इनाम देती हूँ। 1 घंटे बाद जियांग लेंग्यू ने इस्तेमाल हुए टिश्यू समेटे और कूड़ेदान में फेंक दिए। वह मेरे पास लेट गई। उसकी मुस्कान दिल को विचलित कर रही थी। इनाम भी मिल गया। आज से तुम पूरी तरह मेरे हो, समझे? मौत के करीब जाकर मेरा मन भी साफ हो गया था। जब मैं मौत से भी नहीं डरा, तो इस पागल औरत से क्या डरना? प्यार करना है तो कर लेते हैं, देखते हैं कौन किससे डरता है। मेरी आंखों का विरोध गायब देखकर जियांग लेंग्यू के मन में खुशी बढ़ी। वह समझ गई कि मैंने उसे स्वीकार करना शुरू कर दिया है। इतने दिनों से तुम्हारे पीछे थी, आखिर मेहनत बेकार नहीं गई। यह सोचकर वह उठ बैठी और गंभीरता से मुझे देखा। गंभीर स्वर में बोली, मुझसे वादा करो, फिर कभी ऐसा खतरा है तो चुपचाप मेरी बात मानोगे। मैंने बस यूं ही सिर हिला दिया। उसे पता था कि मैं गंभीर नहीं हूं, मगर वह भी कुछ नहीं कर सकती थी। फिर भी इन दिनों उसकी सुरक्षा सच में थोड़ी ढीली थी। तीसरे दर्जे के अपहरणकर्ताओं ने भी खतरा बना दिया। यह सच में अपमान था। मैं सफेद छत को देख रहा था। मन में सोचा तो मेरी गर्लफ्रेंड बन गई, वह भी अमीर घर की बेटी। जिंदगी सच में अनिश्चित है। किस्मत कब पलट जाए पता ही। कुछ दिन पहले तक मेरा लक्ष्य छात्रवृत्ति लेना था, फिर ग्रेजुएशन के बाद छोटी दुकान खोलना, और अब पलक झपकते अमीर सहारा मिल गया। शायद एकमात्र कमी यह थी, यह अमीरजादी बहुत गर्म मिजाज थी। आगे की जिंदगी शायद आसान नहीं होगी। जियांग लेंग्यू मुझे सहारा देकर विला लाई। घर पर सूट और चमड़े के जूते पहने अधेड़ आदमी काफी देर से इंतजार कर रहा था। वह दरवाजे पर मुझे संभाले बोली, पापा आप यहां क्यों आए? जियांग दाओगुओ सोफे से उठे। उनका चेहरा बिना गुस्से के भी प्रभावशाली था। उनसे निपटना मुश्किल लगता था। उन्होंने कुछ सेकंड मुझे देखा, फिर अपनी बेटी की ओर देखा। उनकी ठंडी आवाज में चिंता थी। सुना तुम अपहरणकर्ताओं से टकराई, इसलिए देखने आया। चोट तो नहीं लगी? मैंने जियांग लेंग्यू को अजीब नजर से देखा। अभी वह फूल जैसी मुस्कुरा रही थी, अब इतनी जल्दी रवैया क्यों बदल गया? पिता की चिंता के सामने जियांग लेंग्यू ने केवल ठंडा जवाब दिया, फिर मुझे सहारा देकर ऊपर ले गई। जियांग दाओगुओ ने नहीं रोका। उन्होंने चुपचाप बेटी को एक अनजान आदमी के साथ दूसरी मंजिल के बेडरूम में जाते देखा। पता नहीं क्या सोचकर उन्होंने आह भरी और सोफे पर बैठ गए। दूसरी मंजिल के बेडरूम में जियांग लेंग्यू ने ठंडे चेहरे से मुझे बिस्तर पर बैठाया, फिर चेतावनी देकर नीचे जाने के लिए मुड़ी। ऊपर चुपचाप रहना, मैं थोड़ी देर में आऊंगी। मुझे पता चला कि तुम चोरी से सुन रहे थे, तो तुम्हारी खैर नहीं। मैं बिस्तर किनारे बैठा उसे जाते देखता रहा। इस पिता बेटी के रिश्ते को लेकर उत्सुक था। मैं दरवाजे पर जाकर सुनने का सोच ही रहा था कि बेडरूम का दरवाजा बाहर से लॉक हो गया। मैं बस कह सका, दरवाजा लॉक कर दिया। फिर चेतावनी किस लिए? पहले समझाना फिर बल दिखाना। बाहर जियांग लेंग्यू ने चाबी ली और नीचे चली गई। उसका मूड साफ तौर पर खराब था। यह दिल की गहराई से निकली ठंडक थी। आप यहां क्या करने आए हैं? पहली मंजिल के लिविंग रूम में जियांग लेंग्यू पिता के सामने खड़ी थी। उसका रवैया जरा भी अच्छा नहीं था, मानो सामने बैठा व्यक्ति परिवार नहीं बल्कि पहली बार मिला अजनबी हो। जियांग दाओगुओ सोफे से टिके थे। बेटी के रवैये से उन्हें हैरानी नहीं हुई, आखिर वे इसके आदी थे। उन्होंने सहजता से सिगरेट निकालकर जलाई और कहा, उस लड़के का नाम वांग यू है ना? मैंने जांच करवाई। उसके घर का छोटा रेस्टोरेंट है, मुश्किल से मध्यम वर्ग कह सकते हैं। पता नहीं तुमने उसे क्यों चुना, मगर मेरी सलाह है वह तुम्हारे लिए सही नहीं। तुम दोनों अलग दुनिया के हो, रिश्ता खत्म कर दो। यह उसके लिए भी अच्छा है और तुम्हारे लिए भी। यह बात खत्म होते ही लिविंग रूम का माहौल और ठंडा हो गया। जियांग लेंग्यू के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया, बस उसकी आवाज में अधीरता बढ़ गई। आप यहां सिर्फ ये बेकार बातें करने आए हैं? बेकार बातें? जियांग दाओगुओ सोफे से उठे। उन्होंने सीधे बेटी की आंखों में देखा। मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं। तुम दोनों की मंजिल एक स्तर की नहीं है। तुम्हारा असली मंच पूरी दुनिया है, न कि जियांगचेंग में उसके साथ घर घर खेलना। बस जियांग लेंग्यू ने बीच में रोक दिया। उसकी ठंडी आंखों में गुस्सा था। दरवाजे की ओर इशारा किया, बाहर निकल जाइए, यहां आपका स्वागत नहीं है। जियांग दाओगुओ ने बेटी को कुछ देर देखा, आखिर सिर हिलाकर विला से बाहर चले गए। एक दिन तुम्हें समझ आएगा, मैं और तुम्हारी मां तुम्हारा भला चाहते हैं। इतना कहकर विला का दरवाजा धीरे से बंद हुआ। लिविंग रूम में केवल जियांग लेंग्यू खड़ी रही। उसकी आंखों में बेबसी चमकी और गायब हो गई। वह अकेली खड़ी रही। काफी देर बाद जियांग लेंग्यू सीधे ऊपर बेडरूम की ओर गई। विला के बाहर जियांग दाओगुओ कार में बैठे। उन्होंने कॉल जोड़ी और दूसरी ओर उनकी पत्नी की शांत आवाज आई, मैंने पहले ही कहा था, उस बच्ची के स्वभाव के कारण जितना समझाओगे उतना उल्टा असर होगा। जियांग दाओगुओ ने दूर नीले आसमान को देखा। उनकी आंखों में दर्द उभरा। गलती हमारी है, उस बच्ची ने बहुत सहा है। ऊपर के बेडरूम में मैं मुलायम बड़े बिस्तर पर आंखें बंद किए आराम कर रहा था। तभी बाहर ताला खुलने की आवाज आई। एक खूबसूरत आकृति तेजी से मेरी ओर आई। मैं उठने ही वाला था कि चौंक गया।
बिस्तर पर लेटा। मैंने अपने ऊपर गिरी जियांग लेंग्यू को देखा। हैरानी हुई इस औरत को क्या हुआ। जियांग लेंग्यू ने मुझे कसकर पकड़ लिया। उसकी आवाज कांपी, मत हिलो, बस थोड़ी देर मुझे ऐसे पकड़ने दो। मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ था, मगर मेरी शर्ट उसके आंसुओं से भीग रही थी। कुछ झिझक कर मैंने भी उसे गले लगा लिया। हम आधे घंटे से ज्यादा ऐसे ही रहे। जब मेरी बाहें अकड़ने लगीं तो गोद में पड़ी उसकी नियमित सांसें सुनाई दी। वह मेरे ऊपर ही सो गई थी। मैं बड़बड़ाया और धीरे से उसे उठाया, बिस्तर पर लिटाकर ध्यान से कंबल ओढ़ाया। जियांग लेंग्यू आंखें बंद करके लेटी थी। आंखों के कोनों पर अब भी बूंदें थी। यह प्रमाण था कि वह अभी रोई थी। मैंने हाथ बढ़ाकर आंसू पोंछ दिए। उसे शांत होते देखा। मुझे सच में समझ नहीं आया आखिर क्या हुआ था जो जियांग लेंग्यू जैसी लड़की को रुला गया। मैं धीमे बोला, सो जाओ, एक नींद के बाद दुख भूल जाओगी। उम्मीद है मेरी देखभाल याद रखोगी और अगली बार थोड़ा कम मारोगी। आधा दिन तेजी से बीत गया। शायद कल मेरी देखभाल करने के कारण वह ठीक से सो नहीं पाई थी। इस बार जियांग लेंग्यू अगली सुबह 5 बजे तक सोती रही। बाहर हल्की रोशनी फैल रही थी। पूरा शहर शांत और सुकून भरा था। जियांग लेंग्यू ने धुंधली आंखें खोली और पाया कि वह बिस्तर पर अकेली थी। सुबह की हवा थोड़ी ठंडी थी। वह सहज ही कंबल में सिमट गई। काली आंखों से पास की खाली जगह देखी। उसकी नजर में निराशा थी। होठों पर खुद को दिलासा देने वाली मुस्कान आई। तो तुम अब भी मुझे स्वीकार नहीं करते? क्या मैं इतनी बुरी हूं? जब जियांग लेंग्यू चुपचाप निराश थी, दरवाजे के बाहर अचानक कदमों की आवाज आई। फिर बेडरूम का दरवाजा खुला। मैं उसके खरीदे पजामे में था। हाथ में खुशबूदार नूडल्स का कटोरा था। तेज खुशबू फैल रही थी। मैंने धीरे से दरवाजा बंद किया। जियांग लेंग्यू को घूरते देखा। मैंने कटोरे से एक घूंट शोरबा पी लिया। खाना है तो खुद बनाओ, मैं अभी मरीज हूं। जियांग लेंग्यू बिस्तर पर बैठ गई। मेरी लालची हरकत देखकर वह हंस पड़ी। उसने उंगली से मुझे बुलाया, पास की जगह थपथ पाई और आदेश दिया, इधर आओ। मैं थोड़ा झिझका, फिर लंगड़ाते हुए पास गया। मुख्यतः कमर में अब भी दर्द था, इसलिए चलना थोड़ा मुश्किल था। कटोरा मुझे दो। जियांग लेंग्यू ने नूडल्स का कटोरा ले लिया। चोरी से मत खाना। मैंने उसे घूरा और मुश्किल से बिस्तर पर चढ़ा। जैसे ही ऊपर आया, पास से संतुष्टि की आवाज आई। जियांग लेंग्यू ने तारीफ की, हम्मा, बहुत अच्छा, मेरे आदमी जैसा ही। खाना शानदार है। नूडल्स खाते हुए उसने मेरी शिकायत भरी नजर देखी। चॉपस्टिक से एक और मेरे होठों तक लाई, मगर मैं सीधे हट गया। रहने दो, मैं दूसरा कटोरा बना लूंगा। मेरी आंखों की झिझक देखकर जियांग लेंग्यू ने सीधे मेरा गाल खींचा। उसकी आवाज ठंडी हुई, मेरा मूड अभी अच्छा है। इस समय मुझे नाराज करना समझदारी नहीं होगी। उसने कटोरा मेरे मुंह के पास कर दिया। ठंडे स्वर में बोली, खाओ। आज शोरबे की एक बूंद छोड़ी तो देख लेना तुमने इसमें खाया है।